हमारा नेक्स्ट टॉपिक सिक्योरिटी। सबसे पहले इसमें आएगा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन्फॉर्म किया है कि द नंबर ऑफ मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट वो रिड्यूस कर दिया है 6 तक। कहाँ से? टू फ्रॉम 6 to 3, सॉरी 6 से लेकर 3 तक हो गया है वैसा एरिया जो मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हो गया इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो अब देखो कौन सा है वो, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और इन छत्तीसगढ़ ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो घट गया है। अब देखो मोर ऑन न्यूज़ में देखोगे तो स्टेट का अचीवमेंट जो है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने रिसेंटली बीन डीलिस्टेड, ये डीलिस्ट कर दिए हैं फ्रॉम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड स्टेट्स। कौन सा स्टेट अभी फिलहाल हट गया है? आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। गवर्नमेंट का टारगेट आप देखोगे तो कंप्लीट करना है एलिमिनेशन ऑफ नक्सलिज्म बाय मार्च 31, 2026। ये बेसिकली क्या है? टारगेट ईयर है। ओवरऑल नंबर ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है वो अफेक्ट करता है डिस्ट्रिक्ट हैज रिड्यूस टू 18 to 11। तो ओवरऑल आप देखोगे ऑल ओवर इंडिया में अगर इनकेस देखना चाहते हो तो कितना हो गया है? 11 हो गया है 18 से। अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली कॉमनली रिफर किया गया है टू नेशनलिज्म इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सीरियस इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज। इंटरनली मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरिया रहा है इंडिया के सिक्योरिटी के एज एन रिस्पेक्ट में। आइडियोलॉजी देखोगे आप बेसिकली रूटेड है सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ में। मतलब सोशली अगर आपको इनइक्वालिटी होता है तो उनके खिलाफ ये बेसिकली क्या करते हैं? आवाज़ उठाते हैं, लेकिन एज एन रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं उतना, है ना। एंड फ्यूल्ड बाई माओइस्ट आइडियोलॉजी, है ना। ये माओइस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से वो आवाज़ उठाते हैं, जो यूटिलाइज करते हैं वायलेंस और प्रोपेगेंडा को, जो ओवरथ्रो करेंगे एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, एस्टैब्लिश करेंगे क्लासेस सोसाइटी। अब देखो रीजनल अफेक्टेड में दिखाया जाए तो कौन सा रीजन अफेक्टेड है। तो ओरिजिन आप देखोगे तो मूवमेंट जो है ओरिजिनेट किया गया था नक्सलबारी मूवमेंट इन 1967 इन वेस्ट बंगाल। अब देखो हिस्टोरिकल रिसर्च रेड कॉरिडोर जो है बेसिकली ये स्प्रेड होता है प्राइमरी अक्रॉस छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। अब 3 जो पोस्ट किया गया है भाई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में, तो ह्यूमन कॉस्ट बिटवीन 2004 to 2005 31 मार्च, इसमें 8,895 जो है लाइफ जो है हैव बीन लॉस्ट टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो रिलेट करते हैं वायलेंस को इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन आप देखोगे तो ये बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट डेलिबरेटली टारगेट करते हैं स्कूल बिल्डिंग को, रोड्स को, रेलवेज को, ब्रिज को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ को, जो बेसिकली परपेचुएट करेगा मार्जिनाइजेशन और सेटबैक करेगा डेवलपमेंट बाय डिकेड्स। उसके बाद सुपरविजन ऑफ डेमोक्रेसी में इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट देखोगे तो पोलिंग बूथ जो है कुड नॉट बी सेट अप फॉर 17 ईयर ड्यू टू माओइस्ट इंटीमेशंस। कहाँ पे? बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में। अब देखो मेजर्स क्या लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा जो इरेडिकेट करेंगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को। तो डेवलपमेंट इनिशिएटिव देखोगे तो 3 चीज़ है। 3 चीज़ में क्या आता है? रोड, मोबाइल एंड फाइनेंशियल कनेक्टिविटी। इसको आप लोगों को ठीक कर देना है। बहुत सारा ये प्रॉब्लम को एज एन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को इरेडिकेट कर सकता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन देखोगे तो मोर देन 1000 बैंक ब्रांचेस और 9,900 ATMs है, जो बेसिकली ओपन किया गया है 30 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। अराउंड 5,900 post offices with banking services have opened in left wing extremism district since 2014. एजुकेशनल स्किल डेवलपमेंट आप देखोगे तो 178 एकलव्य और मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है EMRS, जो बेसिकली फंक्शनल है, उसको फंक्शनल बनाया गया है। 48 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और 61 स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं जो कि फंक्शनल है। उसके बाद धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान है जो 2024 में लॉन्च किया गया है, जो बेसिकली देखा जाए तो टू अचीव द फुल सैचुरेशन इन रूरल एम्यूनिटीज़, मतलब जितने भी रूरल एम्यूनिटीज़ है उसको परिपूर्ण करना है, बेनिफिट करना है 1.5 करोड़ पीपल को इन ओवर 15,000 विलेजेस में। अदर्स अब देखोगे तो सिविक एक्शन प्रोग्राम जो है बेसिकली सिविक एक्टिविटीज़ फॉर लोकल वेलफेयर ब्रिज करता है गैप बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेस और लोकल्स को। ये बेसिकली रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो इंस्टॉल किया गया है मोबाइल टावर्स टू इम्प्रूव द टेलीकॉम एक्सपेंशन एक्सेट्रा। सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स आप देखोगे तो बेसिकली समाधान फ्रेमवर्क है, बेसिकली ये इनिशिएट करता है टू टैकल लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन 2017। फाइनेंशियल चोकिंग आप देखोगे तो बेसिकली देखा जाए तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA जो है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED जो है ये बेसिकली एक्टिवेट करता है जो आप ब्रेक कर सकते हो नक्सलाइट्स को, और फाइनेंशियल बैकबोन है फॉर सीजिंग द एसेट्स एंड फिलिंग द केसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA। अदर्स में देखा जाए तो इन्हांस करता है सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन, इंक्रीज करता है प्रेजेंस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, साथ ही साथ नक्सल सरेंडर्स और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो इंटीग्रेट करेगा सरेंडर्ड एक्सट्रीमिस्ट बैक टू सोसाइटी और इंश्योर करेगा राइट और एनलाइटमेंट ऑफ सोशल कम्युनिटीज अंडर पैसा एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट्स।
वे फॉरवर्ड आप देखोगे तो बेसिकली कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को, तो सस्टेन होलिस्टिक अप्रोच में सबसे पहले इंटीग्रेट करना है स्ट्रैटेजी को, और जो स्ट्रैटेजी रहेगा वो फोकस ऑन सिक्योरिटी डेवलपमेंट और राइट एम्पावरमेंट मस्ट बी सस्टेन, मतलब ये सब उसमें रहना चाहिए। फिर फोकस करना है लोकल कैपेसिटी में, जैसे देखो एम्फेसाइज करना है कि प्लेस जो है ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, और मॉडर्नाइज करना है लोकल पुलिस फोर्स को, और यूज़ करना है स्पेशलाइज्ड और स्किल जॉइंट टास्क फोर्स को। फिर ग्रीवियंस रिडर्सल में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, यू शुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर नॉट अ क्रिएटर में इंश्योर करना लेजिटिमेट फोरम जो एग्जिस्ट करेगा फॉर ग्रीवियंस रिडर्सल, एक्नॉलेज करेंगे वायलेंस कैन नॉट सक्सीड इन डेमोक्रेसी। साथ ही साथ इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट 2006 ये की पॉलिसी है जो मेजर करता है फॉर इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी आप देखोगे तो एक्सेलरेट करना है इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रिलेटेड केसेस। अब काउंटरिंग प्रोपेगेंडा देखा जाए तो सिविक सोसाइटी जो और मीडिया ये सेंसिटाइज्ड है, जो बेसिकली वायलेंट नेचर ऑफ माओइस्ट इंसर्जेंसी जो बिल्ड करेंगे प्रेशर को ऑन एक्सट्रीमिस्ट जो अबैंडन करेंगे वायलेंस। ये सिविक एक्शन प्रोग्राम जो है CAP ये बेसिकली शुड कंटिन्यू टू बिल्ड द ट्रस्ट बिटवीन द फोर्सेस एंड लोकल्स। फिर कंक्लूजन आप देखोगे तो इंडिया जो है ये फाइट करते हैं अगेंस्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इट्स फाइनल फेज, शिफ्ट करता है नैरेटिव को जैसे दैट इज रेड कॉरिडोर टू ग्रोथ कॉरिडोर, मतलब जो रेड कॉरिडोर है उसको क्या चीज़ में तब्दील करना है, ग्रोथ कॉरिडोर में। ये बेसिकली रिजोल्यूट करेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टी प्रोलॉन्ग स्ट्रेटेजी, ब्लेंड करेगा एग्रेसिव सिक्योरिटी ऑपरेशंस विद अनप्रेसिडेंटेड फोकस ऑन डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सोशल जस्टिस एंड has systematically dismantled the insurgency both operational and geographically ensure करता है lasting pieces और development of most vulnerable actions of the society। अब देखो यहाँ पे 8 पिलर ऑफ फाइटिंग लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म में सबसे पहले क्या आएगा, स्मार्ट लीडरशिप। देखो अगर मैं देख लूँ तो समाधान लिखा हुआ है, ठीक है, समाधान का एब्रीविएशन क्या है, स्मार्ट लीडरशिप, अग्रेसिव स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड KPIs, H for harness technology, A for action plan for each threat and N for no access to finance। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिटर्मिनेंट्स, तो सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, मतलब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का क्या डिमांड और कैसे ये बढ़ रहा है, तो ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज तो एरिया जो है वो सफ़र करता है फ्रॉम पॉवर्टी, लो लेवल ऑफ लिटरेसी और पुअर हेल्थ स्टैंडर्ड एज लैक ऑफ कनेक्टिविटी। ट्राइबल एक्सप्लॉयटेशन और डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो ये राइज करता है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड माइनिंग ऑपरेशन। फिर गवर्नेंस वैक्यूम में देखोगे तो वीक गवर्नेंस और सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो क्या करता है, क्रिएट करता है एलिनिएशन, लैक ऑफ स्टेट प्रेजेंस, द सस्टेन माओइस्ट डोमिनेशन। माओइस्ट मैनिपुलेशन देखोगे तो माओइस्ट जो है वो एक्सप्लॉइट करता है वल्नरेबल इंडिविजुअल्स को, कैसे प्रोवाइड करता है वेपन, फाइनेंशियल एड, जो बेसिकली वो रिक्रूटमेंट के काम आता है, रिक्रूट देम इनटू द मूवमेंट, उस मूवमेंट में रिक्रूट कर लेता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोविजन एक्ट AFSPA। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, दैट इज इसको हम लोग क्या बोलते हैं, AFSPA, है ना। देखो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक्सटेंड किया है आर्म्ड फोर्स स्पेशल एक्ट 1958 किसको ये मतलब एक्सटेंड किया ये पावर, तो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, ठीक है, फॉर कितने टाइम पीरियड के लिए, फॉर अनदर 6 मंथ। ये बेसिकली अभी फिलहाल रिसेंटली ये और एक्सटेंड किया गया था, फिर और एक्सटेंड कर दिया गया है 6 मंथ के लिए। देखो अगर आप AFSPA के बारे में देखोगे, इसको मणिपुर में सिंस 1981 से स्टार्ट किया गया है। AFSPA जो है वो 1958 में अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये है क्या, ये बेसिकली स्पेशल लॉ है जो ग्रांट करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर किसको, मिलिट्री को, जो मेंटेन करेगा लॉ एंड ऑर्डर। ऑब्जेक्टिव अगर आप देखते हैं तो एम्पावर करना है आर्म्ड फोर्स को जो ऑपरेट करेगा इन डिस्टर्ब्ड एरिया, जो वेयर पब्लिक ऑर्डर जो है वो सीरियसली थ्रेटेंड, जहाँ पे मतलब पब्लिक ऑर्डर जो है ना वो सीरियसली थ्रेटेंड किया गया है, तो बेसिकली वहाँ पे ये लॉ लाया गया है। करेंटली देखोगे तो AFSPA जो है वो इफेक्ट करता है इन पार्ट्स ऑफ नागालैंड, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, है ना। साथ ही साथ ये लिफ्ट कर दिया गया था, मतलब हटा दिया गया था त्रिपुरा से 2015 में, मेघालय से 2018 में और मिजोरम में 1918 में। AFSPA जो है वो रिमेन इन द फोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर थ्रू द आर्म्ड फोर्स जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल पावर एक्ट 1990। की प्रोविजन देखते हैं, की प्रोविजन इस एक्ट का तो डिक्लेरेशन ऑफ डिस्टर्ब्ड एरिया देखा जाए तो वो सेक्शन 3 के अंतर्गत बोला गया है कि गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर, ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि पार्ट ऑफ द स्टेट या फिर होल स्टेट जो है वो डिस्टर्ब्ड है, और इफ अगर उनको ऐसा लगता है कि सिचुएशन जो है वो आर्म्ड फोर्स जो का मतलब का ज़रूरत है टू एड सिविल अथॉरिटीज़,
तो आर्म्ड फोर्स का अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो यू कैन यू कैन यूज दिस पावर। स्पेशल पावर ऑफ आर्म्ड फोर्स सेक्शन 4 ये क्या करता है, ये ग्रांट करता है स्पेशल पावर किसको, आर्म्ड फोर्स पर्सनल को इन एरिया डिक्लेयर्ड एज डिस्टर्ब। अब देखो यूज़ क्या है, मतलब यूज़ करता है ये फोर्स, मतलब इंक्लूडिंग शूटिंग टू किलिंग अगेंस्ट एनी वन वायलेटिंग द लॉ, मतलब कोई भी इंसान व्यक्ति अगर लॉ को वायलेट करता है तो उनको आपको गोली मार सकते हो। अरेस्ट एंड एंटर सर्च प्रेमाइसिस विदाउट वारंट बिकॉज ऑन सस्पेंशंस। उसके बाद देखो प्रोहिबिट्स असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स, मतलब असेंबली मतलब अब एक जगह यू कैन नॉट स्टैंड इन अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ 5 और मोर, ओके, मतलब एकत्रित आप नहीं हो सकते हो। डिस्ट्रॉय एनी आर्म ड्रम्स और फोर्टिफाइड पोजिशंस फ्रॉम विच आर्म्ड अटैक कैन बी मेड और एनी ट्रेनिंग कैंप्स फॉर आर्म्ड वॉलंटियर। उसमें देखो इम्यूनिटी टू आर्म्ड फोर्स पर्सनल सेक्शन 6, मतलब प्रोटेक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन एंड लीगल सूट्स किसके लिए, फॉर एक्ट अंडर आफ्स्पा विदाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन। अब ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, तो आर्म्ड फोर्स रिक्वायर करता है हैंड ओवर द पर्सन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, मतलब वो सीधा अरेस्ट करके आपको उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन लेके जाना है विथ लीस्ट पॉसिबल डिले, जितना कम से कम टाइम हो आपको तुरंत लेके जाना है। लैंडमार्क जुडिशियल डिसीजन आप देखोगे तो नागा पीपल मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997, इसमें हुआ क्या कि वैलिडेट कर दिया गया आफ्पा को, जो कॉन्टिन्यूसली विथ सेफगार्ड ऑन यूज़ ऑफ फोर्स एंड इम्यूनिटी, मतलब बेसिकली आफ्पा को लगा दिया गया था। उसके बाद एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिली एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016, ये बेसिकली क्या है, इम्यूनिटी है इसके अंतर्गत अंडर सेक्शन 6, ये नॉट एब्सोल्यूट है और अकाउंटेबिलिटी फॉर एक्सेसिव फोर्स इज मैंडेटरी। उसके बाद देखो सेबेस्टियन एम होंगरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984, ये बेसिकली क्या है, सिक्योरिटी पर्सनल वो हेल्ड अकाउंटेबल हो सकते हैं डिस्पाइट आफ्पा इम्यूनिटी, मतलब सिक्योरिटी पर्सन जिनको इम्यून मिला है आफ्पा से फिर भी वो अकाउंटेबल है ना। ये मतलब देखो बहुत हार्श रूल है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ऐसा सिस्टम मान सकते हो। अब देखो क्रिटिकल एनालिसिस देखते हो तो यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आएगा। और भी देखो आर्ग्यूमेंट क्या है इन फेवर ऑफ आफ्पा, तो देखो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बेसिकली लाया क्या, ये एम्पावर करता है आर्म फोर्स को तो स्विफ्टली टैकल है इंसर्जेंसी और प्रोटेक्ट करना है इंडिया का सोवेरेनिटी इन कॉन्फ्लिक्ट प्रोन और बॉर्डर एरिया जैसे कि नॉर्थ ईस्ट और जम्मू एंड कश्मीर। अब देखो नेक्स्ट है एड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अलाउ करता है क्विक डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री सपोर्ट, जहाँ पे सिविल अथॉरिटी जो है वो अच्छे से काम या फिर अनेबल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन डिस्टर्ब रीजन, ठीक है ना। एड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये बेसिकली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को एड करता है, कैसे कि ये वहाँ लॉ एंड ऑर्डर लाता है जहाँ पे नॉर्मल पब्लिक जो है वो अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर नहीं ला पा रहे हैं। अब देखो जैसे कि देखो प्रिवेंट लीगल पैरालिसिस, लीगल पैरालिसिस मतलब ऑफिसर जो है वो अरेस्ट हो सकते हैं, सर्च वारंट उन पे जारी हो सकता है और यूज़ फोर्स विदाउट वारंट जो प्रिवेंट करेंगे डिले द इंसर्जेंट कुड एक्सप्लॉइट। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी थ्रू सैंक्शन क्लॉज, अकाउंटेबिलिटी थ्रू सैंक्शन क्लॉज मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनका अप्रूवल जो रिक्वायर्ड किया जाता है टू प्रोसिक्यूट पर्सनल सेफगार्डिंग देम फोर्स फ्रिविलियस और पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस, ठीक है। अकाउंटेबल थ्रू सैंक्शन क्लॉज मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना उनका अप्रूवल लगेगा किसी को गोली मारने के लिए, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हो। फ्रिविलियस और पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस को आप कैसे बचा सकते हो, ठीक है, सॉरी फॉर मैंने वो हार्श टर्म यूज़ किया। आप जुडिशियल और लेजिस्लेटिव वैलिडेशन देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग जो है मतलब नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 ये अफर्म करता है कि आफ्पा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एम्फेसाइज करता है कि आर्म्ड फोर्स एक्ट इन एड और नॉट अबव सिविल पावर। अब देखो प्रूवन रोल क्या है इन स्टेबलाइजेशन रीजन, तो कंट्रीब्यूट करता है रिड्यूसिंग इंसर्जेंसी इन द स्टेट लाइक मिजोरम त्रिपुरा। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट क्या है अगेंस्ट आफ्पा, तो देखो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जैसे कि सेक्शंस अलाउइंग शूट टू किल, लीगल इम्यूनिटी क्लैश विद आर्टिकल 14, 21, 22 वो इक्वालिटी लाइफ और लिबर्टी है। उसके बाद लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी में सैंक्शन करना है, मतलब सैंक्शन क्लॉज effectively shields security personnel from prosecution creating a culture of impunity। अब देखो prolonged militarization मतलब एरिया जो अंडर मिलिट्री कंट्रोल है ना, एरिया मतलब वैसा एरिया जो मिलिट्री कंट्रोल के अंडर है फॉर डिकेड्स विदाउट डिफाइंड टाइम लिमिट, नॉर्मलाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट कंडीशंस एंड एंटी आर्म सेटलमेंट, ठीक है, ये अगेंस्ट है, ठीक है। जैसे आप अभी देखो यहाँ पे
वायलेशन हो गया हमारा आर्टिकल 14, 21, 22 का। और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी मतलब ये है कि इनकेस अगर आपने कोई मतलब शूट कर दिया या फिर विदाउट एनी वारंट आपने किसी को अरेस्ट कर लिया तो फिर वो अकाउंटेबल नहीं है उनके, ठीक है। उसमें देखो प्रोलॉन्ग्ड मिलिटराइजेशन है, मतलब एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा मिलिट्री रूल के अंदर रहता है, जो बेसिकली लोगों का फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट करता है, ठीक है। फ्रीडम उतना नहीं रहता है। फिर फेडरलिज्म और सिविल मिलिट्री फ्रिक्शन देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिप्लॉयमेंट अंडरमाइंस द स्टेट ऑटोनॉमी, स्टेट का अपना पावर जो है उसको क्या होता है, उसको आप अंडरमाइन कर रहे हो, कम कर रहे हो, और डिमोरलाइजेज द लोकल पुलिस फोर्स। और लोकल पुलिस फोर्स को भी लगता होगा ना कि यस वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म, सो बिकॉज ऑफ दैट दिस आफ्सपा रूल हैज़ केम, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो लीडिंग टू टेंशन। फिर डैमेज इंडियाज डेमोक्रेटिक इमेज, तो कंटिन्यूस यूज ऑफ आफ्सपा ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमिटमेंट। बेसिकली अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स देखा जाए तो इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, द कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। अब देखो एलिगेशन क्या है ऑफ ह्यूमन राइट्स अब्यूज, तो न्यूमरस रिपोर्ट जो है वो एलेज करता है केसेस ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, टॉर्चर्स और सेक्सुअल वायलेंस। वे हेड देखते हैं तो रेस्ट्रिक्ट एंड फेस पावर, तो रेस्ट्रिक्ट एंड फेस पावर में अप्लाई करना आफ्सपा ओनली इन डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रिक्ट, ग्रेजुअली रिड्यूस करना है पावर को और ऐसा सिचुएशन इंप्रूव। फिर अमेंड सेक्शन ऑफ फॉर अकाउंटेबिलिटी में अमेंड करना है मेनी, मतलब अमेंडमेंट्स में इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड कर सकता है अमेंडमेंट, तो प्रूवन टू प्रिवेंट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, प्रेजेंट अरेस्टेड पर्सन बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एंड लिमिटेड इम्यूनिटी वाइल establishing oversight for prompt investigation। फिर अल्टरनेटिव पॉलिसिंग में यूज CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है या फिर स्टेट पुलिस किसके लिए, फॉर रूटीन लॉ और ऑर्डर, जो रिजर्व आर्मी फॉर हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक रिजर्व बटालियन होता है ना, आप उसको रख सकते हो, मतलब ऐसे यूज़ कर सकते हो फॉर हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट। फिर ह्यूमन राइट कॉम्प्लायंसेस, मतलब इंश्योर करना है मिलिट्री ऑपरेशंस को, मतलब ऑपरेशन रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स, साथ ही स्ट्रेंथन करना है प्रोफेशनलिज्म इन काउंटर इंसर्जेंसी। अब देखो लोकल ट्रस्ट और पार्टिसिपेशन में देखा जाए तो इन्वॉल्व करना है सिविल सोसाइटी को, ब्यूरोक्रेसी को और आर्मी को इन लोकल डेवलपमेंट, जो गेन करेगा पब्लिक सपोर्ट को। अब फॉलो करना है, फॉलो कमिटी रिकमेंडेशन में सबसे पहले जीवन रेड्डी कमेटी 2005 में ये रिपील करता है आफ्सपा को, ये रेस्ट्रिक्ट करता है प्रोलॉन्ग्ड आर्मी डिप्लॉयमेंट को और मर्ज पावर इनटू अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967, इसके साथ इसको मर्ज करने के लिए कह रहा है। सेकंड ARC रिपोर्ट जो 2007 में आया था रिपील कर रहा है आफ्सपा को एज अ स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस। फिर संतोष हेज कमेटी 2013 ये इन्वेस्टिगेट करता है अनलॉफुल एनकाउंटर्स को और प्रिवेंट करता है मिसयूज ऑफ पावर्स। उसके बाद जस्टिस JS वर्मा कमेटी 2013 ये रिकमेंड करता है, इट रिकमेंडेड फॉर इमीडिएट रिव्यू ऑफ आफ्सपा एंड इफ एनी लॉ ऑफ आर्म्ड फोर्स कमिट्स सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ही शुड बी डेल्ट अंडर ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ, उसको ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ में आप उसको एज एन डील करोगे, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन में देखते हो तो आफ्सपा जो है वाइल विटाल फॉर काउंटर इंसर्जेंसी इज डिस्टर्ब्ड एरिया रेजेस कंसर्न ओवर ह्यूमन राइट्स एंड अकाउंटेबिलिटी, ए बैलेंस अप्रोच जो है वो रेस्ट्रिक्टिंग इट्स स्कोप, एंश्योरिंग द ओवरसाइट और स्ट्रेंथनिंग द लोकल गवर्नमेंट कैन सेफगार्ड सिक्योरिटी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द डेमोक्रेटिक वैल्यू। अब देखो नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम। देखो रिसेंटली देखा जाए तो 193 में से 72 स्टेट्स ने साइन कर दिया है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम, कहाँ पे, हनोई वियतनाम में। अब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट क्राइम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो कन्वेंशन जो है अडॉप्ट किया गया था जनरल असेंबली में ऑफ यूनाइटेड नेशन और टाइम कब था 24 दिसंबर 2024 डेट। साथ ही साथ इट विल एंटर, ये एंटर फोर्स में मतलब ये इट विल वर्क फ्रॉम 90 डेज आफ्टर द 40th स्टेट डिपॉजिट्स इट्स रेटिफिकेशन, मतलब 90 डेज आफ्टर 40वां स्टेट जो अपना रेटिफिकेशन डिपॉजिट करेगा। उसके बाद साइनिंग प्रोसेस जो है वो रिपेन ओमेन रहेगा अंटिल 31 दिसंबर 2026। इंडिया ने अभी तक साइन नहीं किया है ट्रीटी को। UN ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम में UNODC ये सर्व करता है एज सेक्रेटेरिएट जो नेगोशिएशन के लिए काम आएगा, मतलब वैसा सेक्रेटेरिएट वैसा ऑफिस जहाँ पे नेगोशिएशन हो सके। UN कन्वेंशन अगेंस्ट क्राइम में देखा जाए तो ये पहला यूनिवर्सल लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है फॉर कलेक्शन, किसके लिए, कलेक्ट करने के लिए, शेयर करने के लिए, यूज़ करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस फॉर ऑल द सीरियस ऑफेंसेस, जितने भी सीरियस ऑफेंसेस हैं उसके सबूत को पेशी करने के लिए। बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम 2001 ये बेसिकली ड्राफ्ट किया गया था काउंसिल ऑफ यूरोप और ये पहला ऐसा इंटरनेशनल ट्रीटी जो फोकस करता है कॉम्बेटिंग द साइबर क्राइम और स्ट्रेंथन करता है क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन को।
नंबर ऑफ स्टेट्स सच एज रशिया एंड चाइना जो है उन्होंने रिजेक्ट किया है बुडापेस्ट कन्वेंशन एंड हैव लॉन्ग एडवोकेटेड फॉर अ न्यू इंटरनेशनल साइबर क्राइम कन्वेंशन। की फीचर देखते हैं आप कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम का, तो एक्सपैंड करना है स्कोप किसका, साइबर ऑफेंस का, साथ ही साथ क्रिमिनलाइज करना है साइबर डिपेंडेंट क्राइम को, और साथ ही साथ ऑफेंस रिलेटेड टू ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, नॉन कंसेंसुअल डिसेमिनेशन ऑफ इंटीमीडिएट इमेज एक्सेट्रा। अब देखो इंटरनेशनल कोऑपरेशन में देखा जाए तो ये इस्टेब्लिश किया गया है एज ए 24/7 नेटवर्क जो बूस्ट करेगा इंटरनेशनल कोऑपरेशन को। अब प्रोटेक्शन ऑफ सोवेरेनिटी में स्टेट पार्टी जो है वो क्या करेगा, वो कैरी करेगा ऑब्लिगेशंस किसके अंतर्गत, अंडर दिस कन्वेंशन, साथ ही साथ किस तरह में, इन सच अ मैनर दैट कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ सोवेरेनिटी इक्वालिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट। मतलब ये सबको एज ए मरती नज़र रखते हुए प्रिंसिपल सोवेरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को ये बेसिकली ऑब्लाइग करेगा, इस कन्वेंशन को फॉलो करवाएगा। दैट ऑफ नॉन इंटरवेंशंस इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ द स्टेट। अब विक्टिम सपोर्ट देखोगे तो कन्वेंशन जो है वो एनकरेज करता है स्टेट को, जो प्रोवाइड कराएगा विक्टिम, जो असेस करेगा रिकवरी सर्विसेज को, कंपनसेशन को, रेस्ट्रिक्शन को और रिमूवल ऑफ इलिसिट कंटेंट को। सपोर्ट जो है वो बेसिकली डिलीवर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू ईच कंट्रीज डोमेस्टिक लॉ। फिर रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में स्टेट पार्टी जो है वो इंश्योर करेगा कि इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो ऑब्लिगेशन अंडर द कन्वेंशन इज कंसिस्टेंट विद द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। अब सिग्निफिकेंस क्या है कन्वेंशन का, तो रिलेवेंस टू मल्टीलेरिज्म, मतलब देखो कन्वेंशन जो है ना वो क्या मार्क करता है, तो विक्ट्री ऑफ मल्टीलेरिज्म। मतलब देखो ये रिफ्लेक्ट करता है कलेक्टिव विल, मतलब जिसका जिसका जो मन है, मतलब जो जो अपने कन्वेंशन को, उस कन्वेंशन को फॉलो करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, कलेक्टिव विल को, मतलब कलेक्टिव विल ऑफ स्टेट्स, और प्रमोट करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर कॉम्बैटिंग द साइबर क्राइम। साथ ही साथ टैकल करता है राइजिंग डिजिटल थ्रेट्स को, जिसे देखो ग्लोबल क्राइम जो है वो कॉस्ट करता है वो लगभग $10.5 ट्रिलियन एनुअली बाय 2025, इतना ग्लोबल क्राइम कॉस्ट करता है, मतलब इतना ग्लोबल क्राइम का खर्चा हो गया है एज पर इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स। अब देखो हेल्पिंग द ग्लोबल साउथ स्टेट, मतलब ग्लोबल कन्वेंशन जो है वो हेल्प करेगा डेवलप करना है कंट्री में हु ऑफन लैक रोबस्ट साइबर क्राइम साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वैसे कंट्री जिसके पास साइबर सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसको ये हेल्प करेगा। उसके बाद इमर्जिंग चैलेंजेस में ये बेसिकली प्रोवाइड कराएगा कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क जो एड्रेस करेगा न्यू और इवॉल्विंग थ्रेट्स को, जैसे कि AI ड्रिवन साइबर अटैक, डीप फेक, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन एक्सेट्रा। अब कंक्लूजन में देखते हैं तो यूएन साइबर क्राइम कन्वेंशन जो है वो मार्क करता है माइलस्टोन कहाँ पे, इन ग्लोबल कोऑपरेशन अगेंस्ट द साइबर थ्रेट, प्रमोट करता है प्रिवेंशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और मल्टीलेटरल सॉलिडेरिटी। साथ ही साथ ये सक्सेस डिपेंड, मतलब इट्स सक्सेस डिपेंड्स ऑन प्रोटेक्टिंग द राइट्स, प्रिवेंटिंग द मिसयूज, एडिंग द डेवलपिंग नेशंस और अडेप्ट करना है इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी फॉर सिक्योर डिजिटल इकोसिस्टम। अब न्यूज़ इन शॉर्ट्स में देखते हैं। सबसे पहले तो अनंत सशस्त्र एयर डिफेंस सिस्टम, ये है क्या, ये इंडिजीनियसली क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, QRSAM, क्या, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ये डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा और कोलैबोरेशन किसके साथ किया गया है, तो बेल के साथ, मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और भारत डायनामिक लिमिटेड BDL के साथ। कैपेसिटी आप देखते हो अनंत शस्त्र एयर डिफेंस सिस्टम का, तो ये हाईली मोबाइल और एजाइल है। इसका रेंज कितना है, 30 किलोमीटर तक। अब इंटीग्रेशन देखोगे तो ये वर्क करता है MRSAM, आकाश, स्पाइडर और सुदर्शन S-400 सिस्टम के साथ ये इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेट मतलब उसके साथ काम करेगा। डिप्लॉयमेंट मतलब इसको कहाँ रखा गया है, तो ये स्टेशन किया जाएगा वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न बॉर्डर वंस अप्रूव्ड। अब देखो नेक्स्ट है सक्षम सिस्टम फॉर रियल टाइम काउंटर ड्रोन डिफेंस। देखो इंडियन आर्मी इनिशिएट कर रहा है, प्रोक्योरमेंट करना है इंडिजीनियसली डेवलप्ड सक्षम। इंडिजीनियसली डेवलप्ड मतलब इंडिया में ही डेवलप किया गया सक्षम। ये क्या है सक्षम, तो सिचुएशनल अवेयरनेस है फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट। ये बेसिकली काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड सिस्टम है, ठीक है। अब एक बार इसको रट लोगे, ठीक है, ऐसा कुछ में इसमें समझाने लायक है ही नहीं, तो क्या मैं बोलूँ बताओ। अब देखो सक्षम के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, तो ये बेसिकली मॉड्यूलर हाई एंड कमांड एंड कंट्रोल है, ठीक है, मॉड्यूलर हाई एंड कमांड एंड कंट्रोल है। सिस्टम ऑपरेटिंग ऑन द सिक्योर RB डेटा नेटवर्क ADN। ये बेसिकली डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है, आइडेंटिफाई करता है और न्यूट्रलाइज करता है हॉस्टाइल ड्रोन और अनमैन्ड एरियल सिस्टम इन रियल टाइम। इंश्योर करता है कॉम्प्रिहेंसिव एयर स्पेस सिक्योरिटी, किसके साथ, अक्रॉस द न्यूली डिफाइंड टैक्टिकल बैटलफील्ड स्पेस TBS जो है ये एक डोमेन एक्सटेंडिंग अप टू 3000 मीटर, दैट इज 10,000 फीट अबव द ग्राउंड लेवल। ये डेवलप किया गया है कोलैबोरेशन के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ।
अब ड्रोन वॉल क्या है? ड्रोन वॉल देखा जाए तो आफ्टर सस्पेक्टेड रशियन ड्रोन इंक्लूजन इन डेनमार्क, मतलब सस्पेक्टेड रशियन ड्रोन, मतलब रशियन ड्रोन का सस्पेक्शन, मतलब शायद रशियन ड्रोन था, कहाँ पे? डेनमार्क में अटैक हुआ। तो यूरोपियन यूनियन ने स्टार्ट किया है एफर्ट, किसके लिए? वो बिल्ड करेंगे ड्रोन वॉल। ये ड्रोन वॉल है क्या? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मल्टी लेयर ड्रोन डिफेंस सिस्टम कॉल्ड एयर शील्ड जो है अन एंटी ड्रोन प्लेटफॉर्म रहेगा, जो डिज़ाइन किया गया है, जो वर्क करेगा फास्ट फ्लाइंग अनमैन टारगेट कैरिंग वॉरहेड। ये प्रोवाइड करवाएगा अर्ली वार्निंग, रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन और इंटेलिजेंस अगेंस्ट ड्रोन इंकर्शन, जीपीएस जैमिंग एंड अदर अनकन्वेंशनल अटैक। स्कीम फॉर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार, दैट इज SITAA सीता। ये क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDI ने लॉन्च किया है सिस्टम, क्या? फॉर इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार सीता का काम क्या है? बेसिकली एम करेगा कि स्ट्रेंथन करना है इंडिया का डिजिटल आइडेंटिटी इकोसिस्टम, मतलब डिजिटल आइडेंटिटी इकोसिस्टम हमारा भी आधार है, ऐसे पैन कार्ड नहीं है पर आधार है, आइडेंटिटी कार्ड, वोटर ID कार्ड आप मान सकते हो, लेकिन उसको और डिजिटलाइज करना है और सही करना है उस इकोसिस्टम को, और कॉम्बैट करना है एमर्जिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स सच एज डीप फेक, स्पूफिंग और प्रेजेंटेशनल अटैक्स। अब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? तो UIDAI है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, मीठी। फोकस एरिया देखोगे ना, बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन, AI/ML सॉल्यूशन है, डेटा प्राइवेसी और एडवांस बायोमेट्रिक सिक्योरिटी है। फिर INS अंद्रोद, तो INS अंद्रोद जो है ये बेसिकली इंडियन नेवी कमीशन करते हैं। INS अंद्रोद ये क्या है? नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में है। INS अनुरोध जो है ये सेकेंड एंटी सबमेरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, SWC, और आफ्टर INS अर्नाला। ये पार्ट किसका है? 8 ASWS, मतलब ये 8 एंटी सबमेरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का है, जो बीइंग कंस्ट्रक्ट किया गया है कहाँ पे? भाई गार्डन रीच शिप बिल्डर, इसके द्वारा कंडक्ट किया गया है, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता में। ये नेम दिया गया है अंदरोद, ये नॉर्थ मोस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप ग्रुप का। कैपेबिलिटीज जब देखते हो इसका, तो ये बेसिकली मेरीटाइम सर्वेलेंस रखेगा, मतलब सर्वेलेंस मतलब देखभाल करेगा, सर्च करेगा, रेस्क्यू करेगा, कोस्टल और एंटी सबमेरीन डिफेंस मिशंस का, साथ ही साथ लो इंटेंसिटी मेरीटाइम ऑपरेशन भी ये करेगा, लिमो। अब देखो एक्सरसाइज इन न्यूज़, अब देखोगे तो एक्सरसाइज स्पेसिफिक रीच, ये बेसिकली बाइनियल मल्टी नेशनल सबमेरीन रेस्क्यू एक्सरसाइज है, जो फीचर करता है पार्टिसिपेशन फॉर ओवर 40 नेशन। ये होस्ट किया गया है सिंगापुर के साथ। कोंकान 25 एक्सरसाइज, ये बेसिकली जॉइंट बायलैटरल एक्सरसाइज है, जो इंडियन नेवी और यूनाइटेड किंगडम्स की रॉयल नेवी के बीच में है। उसके बाद ऑस्ट्रा हिंद, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया है, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे देखो अपना कंट्री है ना, तो अपना कंट्री का नाम पहले लेना है, उसके बाद दूसरा कंट्री। देखो मैंने अभी जस्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया बोल दिया, लेकिन होगा क्या है? इंडिया ऑस्ट्रेलिया। समुद्र शक्ति एक्सरसाइज, तो इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट मिलिट्री मैरीटाइम एक्सरसाइज है। फिर JMX 2025, ये बायनियल नेवल एक्सरसाइज है, किसके बीच में? इंडियन नेवी और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में। एक्सरसाइज ओशियन स्काई, ये मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, जो होस्ट किया गया है स्पेनिश एयरफोर्स के द्वारा। सर दिस इज द फर्स्ट टाइम अ नॉन नेटो कंट्री इंडिया पार्टिसिपेट करेगा एक्सरसाइज में, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, एनवायरनमेंट में 10 ईयर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया है। चलिए इंडिया का प्रोग्रेस देखते हैं। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल USDG ने कंप्लीट किया है अपना ग्लोबल गोल, जो कंप्लीट करेगा 10 ईयर्स सिंस द अडॉप्शन इन सितंबर 2015। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में देखते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो पहली बार डिफाइन किया गया था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1987 ब्रूटलैंड रिपोर्ट में। ये एक डेवलपमेंट, ये मतलब एज अ डेवलपमेंट ये मीट करता है नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। मतलब अभी हमें जो जरूरत है उस नीड को हम कंप्लीट करेंगे, और किसको नहीं हम करेंगे? फ्यूचर जनरेशन की जो नीड को रहेगा, या उसके जो मतलब उसका जो एनवायरनमेंट रहेगा उसको ना खराब करते हुए हम लोग अभी अपना प्रेजेंट नीड को मतलब नीड को व्हाट वी से पूरा करेंगे, राइट। फिर फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। 2015 में ऑल द कंट्री इन यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। कब हुआ था? 2015 को जितने भी कंट्री यूनाइटेड नेशन के हैं उन्होंने अडॉप्ट किया था 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बेसिकली सेट आउट करता है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो इंक्लूड करता है 169 टारगेट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है
कि 2015 को ये 2030 एजेंडा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इसको इन्होंने अडॉप्ट किया था। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि इंक्लूड किया गया है 169 टारगेट्स में। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर कॉल टू एक्शन टू एंड पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, प्रोटेक्शन एंड प्लानिट। सर इंश्योर करेगा कि ऑल द पीपल एंजॉय हेल्थ, जस्टिस एंड प्रॉस्पेरिटी, और सर इज क्रिटिकल दैट नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। प्रोग्रेस किया है टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ग्लोबल में देखा जाए तो एज पर 10th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2025 फिनलैंड जो है उसको पहला रैंक मिला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में, जिसका स्कोर कितना है 87। आपको याद रखना है फिनलैंड। उसके बाद कौन है? स्वीडन। उसके बाद कौन है? डेनमार्क। उसके बाद ऑन एवरेज ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया हैज शोन फास्टेस्ट प्रोग्रेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सिंस 2015। मतलब कौन शो कर रहा है, मतलब किस तरफ की कंट्री को? ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, driven notably by rapid progress on socio-economic targets। अब देखो, ओनली 17% सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स आर ऑन ट्रैक टू बी अचीव बाय 2030। कितना परसेंट? 17%। मोस्ट ऑफ यूएन मेंबर स्टेट जो है उन्होंने स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस किया है ऑन टारगेट रिलेटेड टू एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज। तो एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज का एक्सेस हो पाए, मिल पाए लोगों को, और इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द मोबाइल ब्रॉडबैंड यूज एंड इंटरनेट यूज SDG 9, और एक्सेस करना है टू इलेक्ट्रिसिटी SDG 7, और अंडर 5 मोबिलिटी रेट एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट SDG 3। अब इंडिया का प्रोसेस देखते हैं, प्रोग्रेस देखते हैं अचीव करना इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो पहली बार ऐसा हुआ है, इंडिया का रैंक जो है ना टॉप 100 में इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स एट 99 इन 2025। ओके, तो SDG गोल में इंडिया का रैंक पहली बार अंडर 100 आया है। कितना है? 99। देखो स्कोर कितना है? 67 आउट ऑफ 100। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के हिसाब से देखते हैं तो नो पॉवर्टी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है वो क्या करता है कि ओवर 135 मिलियन पीपल जो है वो मूव कर रहे हैं आउट ऑफ मल्टीनेशनल पॉवर्टी बिटवीन 2015 2016 एंड टू 2019 2021। नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2030 2023-24। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जीरो हंगर, ये प्रिवेलेंस है अंडर न्यूट्रिशन इन 2021-23, ये 13% है, 13.7% है सोफी 2024। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये बेसिकली मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है एज पर 1 लाख लाइव बर्थ। आपको ये याद रखना है कि मैटरनल एम जहाँ आ गया तो मिलियन आप याद चून कर लेना, ठीक है? मिलियन कर लोगे तो लाख आ जाएगा, है ना? मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एम से स्टार्ट होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। तो ये देखो इसको आप 1 लाख लाइफ बर्थ मान सकते हो। ये डिक्लाइन करता है टू 80.5 इन 2023 फ्रॉम 130 इन 2014-16, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में ये लाया गया है, मतलब बताया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 ये क्वालिटी एजुकेशन है। ये बेसिकली नेट प्राइमरी एनरोलमेंट रेट है, मतलब प्राइमरी स्कूल में एनरोलमेंट रेट जो 99.9% 2024 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में ये बताया गया है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जेंडर इक्वालिटी है। डिमांड फॉर फैमिली प्लानिंग सेटिस्फाइड विद इन मॉडर्न मेथड रोज टू 77.5% इन 2024। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में ये 2025 में ये आया गया है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 क्लीन एनर्जी, तो 99.2% पॉपुलेशन जो है उसके पास एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी है इन 2022। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में ये बताया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 ये इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें 886 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूज़र हैं 2024 में। ये AMAI 2024 के द्वारा बताया गया है। अब देखो कैसे आप इंटीग्रेट करोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इन इंडिया का डेवलपमेंट प्लानिंग में। देखो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच आप देखते हो तो इंडिया जो है वो अडॉप्ट करेगा, मतलब या फिर करता है कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच, किसके लिए? जो इंटीग्रेट करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वर्टिकली अक्रॉस द 3 टायर ऑफ द गवर्नमेंट। तो कैसे इंटीग्रेट करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को? तो 3 टायर ऑफ द गवर्नमेंट में, 3 टायर ऑफ द गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल, स्टेट और लोकल, और हॉरिजॉन्टल अक्रॉस द मिनिस्टर्स, ठीक है? मतलब आपको ये याद रखना है हॉरिजॉन्टल मिनिस्ट्री में और वर्टिकल एज इन सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। अब देखो एग्जांपल देखा जाए तो नीति आयोग जो है वो एक्ट करता है एज अ सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी, किसके लिए? जो फैसिलिटेट करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, जो इंप्लीमेंट करेगा अक्रॉस द सेक्टर एंड स्टेट और इंश्योर करेगा सिस्टमैटिक अलाइनमेंट। नीति आयोग जो है वो एक स्टेट सपोर्ट मिशन है जो फर्दर ब्लास्टर करता है बॉटम अप अप्रोच फॉर फॉस्टरिंग द इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेटा ड्रिवन कॉम्प्रिहेंसिव फेडरलिज्म देखा जाए तो नीति आयोग जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन इंडिया इक्वालिटी इंडिया इंडेक्स, सॉरी
स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स और स्टेट हेल्थ इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स एक्सेट्रा, ये सब क्या करता है, रिपोर्ट मतलब तैयार करता है। फिर लोकलाइजेशन एग्जांपल में देखा जाए तो NER डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो has directly influenced the target investment in northeastern states, including $825 million investment via PM Divine Scheme। PM Divine Scheme आपको पढ़ना होगा अच्छे से, है ना, हम लोगों ने पढ़ा भी है, PT 365 में भी पढ़ा है और मैगजीन में भी पढ़ा है रिसेंटली, है ना, अगस्त वाले मैगजीन में। फिर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ SDG, मतलब सेवरल स्टेट जो है वो हैव सेट अप डेडिकेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कोऑर्डिनेशन और एक्सलरेशन सेंटर जो इंस्टीट्यूशनलाइज करेगा और एंड द मेन स्ट्रीम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एफर्ट करेगा विद गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ये इम्प्रूव करेगा अकाउंटेबिलिटी और इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी को। उसके बाद इंक्लूसिव और इक्विटेबल फोकस में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो फोकस करेगा ऑन लैगिंग द रीजनल एंड एड्रेस करेगा वेरियस सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस बाय शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज जो इंश्योर करेगा इक्विटेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिलीवरी। एग्जाम्पल में देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्लान UNDP के रिपोर्ट के हिसाब से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एक्सपीरियंस इम्प्रूव डेवलपमेंट आउटकम इन जस्ट 3 ईयर ऑफ द ADP इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत जैसे ही वो इम्प्लीमेंट हुआ था 3 साल में ही बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखा गया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, अकॉर्डिंग टू UNDP रिपोर्ट के हिसाब से बोला जा सकता है। इशू जो फेस किया जाता है जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आप अचीव करोगे तो सबसे पहले डेटा अवेलेबिलिटी। जैसे देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 वो कोई भी मतलब डज नॉट मेजर द इंडिकेटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 ओइंग टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल डेटा स्टेट्स एंड UT लेवल। मतलब उसके पास स्टेट और UT लेवल में ना कोई भी डेटा जो है ना वो अवेलेबल ढंग से नहीं है, इसके कारण सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 जो है वो मेजर नहीं हो पाता है। फिर रीजनल डिस्पेरिटी में देखा जाए तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जो है ना वो एज एन पुअरेस्ट स्टेट एमर्ज हुए हैं इंडिया में, लेकिन वहीं पे केरला, सिक्किम, तमिलनाडु जो है वो रजिस्टर करते हैं लोएस्ट पॉवर्टी अक्रॉस इंडिया। ये MPI रिपोर्ट 2023 के अलॉन्ग मतलब के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो। उसके बाद देखो इंस्टीट्यूशनल और गवर्नेंस में देखा जाए तो डिस्पाइट एफर्ट, जितना भी एफर्ट डालो, मेन स्ट्रीम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन प्लानिंग, वेरिंग कैपेसिटीज और कोऑर्डिनेशंस अक्रॉस द मिनिस्ट्रीज, स्टेट्स, लोकल बॉडीज, ये एफर्ट करता है यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन, इम्पैक्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस को। एग्जाम्पल देखोगे तो वाइल मेजरिंग द प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट स्कीम, जितने भी डेवलपमेंट स्कीम है उसके प्रोग्रेस को मेजर करोगे तो फोकस इज ऑन सेंट्रल सेक्टर स्कीम, वाइल द स्कीम जो इम्प्लीमेंट किया जाता है स्टेट के साथ आर ऑफन ओवरलुक्ड इन मेजर प्रोग्रेस। मतलब जितने भी स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इम्प्लीमेंटेड है, जो लगाया गया है, वो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है एज कम्पेयर टू द स्कीम विच आर इम्प्लीमेंटेड बाई स्टेट्स, राइट। अब देखो सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस में सबसे पहले बैलेंस करना है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को और साथ ही साथ विद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रिमेन्स डिफिकल्ट, स्पेशली इन एरिया लाइक रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन और रिड्यूसिंग द मिशन इंटेंसिटी। फिर पैंडेमिक एरिया इफेक्ट, दैट इज लर्न करना है लॉसेस को, इंटरप्ट करना है हेल्थ केयर सर्विसेज को ड्यू टू COVID-19, ये रिवर्स ईयर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट गेन। अब देखो वे फॉरवर्ड में सबसे पहले डेटा क्वालिटी में स्ट्रेंथन करना है डेटा सिस्टम को और कैपेसिटी बिल्डिंग को एट नेशनल एंड सब नेशनल लेवल, जो इंप्रूव करेगा डेटा अवेलेबिलिटी, क्वालिटी और मॉनिटरिंग को। उसके बाद मोबिलाइज फाइनेंस में सबसे पहले इन्हांस करना है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, मोबिलाइजेशन ऑफ बूस्ट बाय बूस्टिंग द डोमेस्टिक रेवेन्यू जनरेशन, इंक्रीज करना है प्राइवेट और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन, साथ ही साथ थ्रू इनोवेशन, फाइनेंसिंग एंड इंस्ट्रूमेंट। गवर्नेंस में प्रमोट करना है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, किसको, बाय स्ट्रेंथन करना है इंस्ट्रूमेंटल फ्रेमवर्क को, और कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, फर्दर इंटीग्रेट करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इनटू सेक्टरल पॉलिसीज और बजट सिस्टमैटिकली, जो इंश्योर करेगा पॉलिसी कोहेरेंस और फाइनेंशियल अलाइनमेंट। फिर उसके बाद एनहांसिंग या फिर इंगेजिंग स्टेक होल्डर में सबसे पहले एनकरेज करना है मल्टी सेक्टरल पार्टनरशिप और वाइडर सोशल पार्टिसिपेशन, जो इंक्लूड करेगा सिविल सोसाइटी, एकेडमिया और प्राइवेट सेक्टर को फॉर मोर इंक्लूसिव इम्प्लीमेंटेशन। सस्टेनेबिलिटी में देखते हैं तो डेवलपमेंट पॉलिसीज जो है वो इंटीग्रेट होना चाहिए इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के कारण के साथ, जो प्रमोट करेगा क्लीन एनर्जी, एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट रिडक्शन और कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम को। एग्जांपल में देखते हैं तो प्रायोरिटाइज करना है रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन को, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट को और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को। अब कंक्लूजन में देखोगे तो इंडिया जो है वो इंडियाज डिकेड लॉन्ग जर्नी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए है वो क्या दिखाता है, मीनिंगफुल प्रोग्रेस दिखाता है इन की सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिकेटर, और साथ ही साथ विद सस्टेन्ड इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन एंड इंक्लूसिव स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन, इंडिया जो है वो एक्सेलरेट करता है इस पार्ट्स टुवर्ड्स द अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय 2030।
अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। देखो यूनेस्को ने डेजिग्नेट किया है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ 26 न्यू साइट्स। तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया एज अ पार्ट 26 साइट्स यूनेस्को ने डेजिग्नेट किया है, जो बेसिकली टू यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व WNBR को। अब देखो सबसे पहले बिफोर लर्निंग एनीथिंग चलिए एक बार देख लेते हैं इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश में कौन सा है कोल्ड डेजर्ट, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके उत्तराखंड में कौन सा है, ये हमारा नंदा देवी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा गुजरात में एज एन कच्छ है ये। उसके बाद याद रखना है जो लार्जेस्ट स्टेट हम लोग जो पढ़ते थे ना, स्टेट झारखंड, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो हम लोग पढ़ते थे कच्छ है ना, वो अब चेंज हो गया है, अब ले हो गया है, ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा ये। उसके बाद हम लोग मध्य प्रदेश में देखेंगे तो पंचमढ़ी और पन्ना है ओवर हियर, ये हमारा पंचमढ़ी है, ये पन्ना है। ओके। उसके बाद छत्तीसगढ़ में हमारा आ जाएगा अमरकंटक, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर हियर, ठीक है। उसके बाद नीलगिरी में आप देखोगे तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका, ये कहाँ पे है, मतलब तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स। उसके बाद अगस्तमलाई, ये कहाँ है, तमिलनाडु और केरला में, ये याद रखना है आपको, ये हमारा कर्नाटका में नहीं है अगस्तमलाई, क्योंकि देखो कर्नाटका तो इधर ना है ना, ध्यान रखना होगा। उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। उसके बाद ग्रेट निकोबार है, ये अंडमान और निकोबार में है। फिर शेषाचलम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। सिमलीपाल उड़ीसा में। सुंदरबन ऐसा पता होगा आपको, वेस्ट बंगाल में। नौकरिक तो आपको पता होना चाहिए, ये मेघालय में है। कंचनजंगा ये कहाँ पे है, ये सिक्किम में है, ठीक है। और मानस और दूसरा दिब्रू साइकोवा ये कहाँ है, ये आसाम में है। दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये सारा हम लोगों ने देख लिया है। चलिए आपको एक बार ये रिवाइज कर लेना होगा, ठीक है, पॉइंट आउट कर लेना एक रफ पेपर में इंडिया का मैप बनाना। जितना बार इंडिया का कोई भी आप टॉपिक पढ़ो उतना बार इंडिया का मैप बना दो, ठीक है। देखो मोर इन न्यूज़ में देखोगे ना, डेजिग्नेशन जो है वो इंडिया का टोटल 13 यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व को ज्वाइन करता है ग्लोबल नेटवर्क के साथ ऑफ 785 साइट्स। अब देखो साओ टोम एंड प्रिंसेप एक सेंट्रल अफ्रीकन आइलैंड नेशन है जो पहला स्टेट बनता है जिसके पास एंटायर डेजिग्नेट किया गया ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ऐसे नहीं, जनरल नॉलेज का सवाल है, बहुत कम आशा है पूछेगा, पर आपको ऐसे नहीं याद रखना चाहिए। सेंट्रल अफ्रीकन आइलैंड है जिसको पूरे रीजन को पहला ऐसा स्टेट है जिसके एंटायर टेरिटरी को एज एन बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेट किया गया है। अब देखो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसका लोकेशन कहाँ है, ये बेसिकली इंडिया का पहला हाई अल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है और वन ऑफ द कोल्डेस्ट एंड ड्राइएस्ट इकोसिस्टम यूनेस्को WNBR के मतलब हम लोगों ने देख लिया था। देखो यहाँ पे है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखो आगे देखते हैं, ये लोकेटेड है हिमालयाज में और स्ट्रेच करता है फ्रॉम लद्दाख, जो कंप्राइज करेगा लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट को इन नॉर्थ टू किन्नौर, स्पीति वैली एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश इन साउथ। अब प्रोजेक्ट एरिया या फिर प्रोटेक्टेड एरिया देखोगे, ये कवर करेगा पिन वैली नेशनल पार्क को और सराउंड करेगा चंद्रताल और शारशू एंड कीबेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। बायोम का डिफिनेशन पता है आपको, ये बेसिकली कंस्टिट्यूट करता है कोल्ड डेजर्ट बायोम विथ हार्श क्लाइमेट कंडीशन, एट्रीब्यूट करता है दो फैक्टर को क्या क्या है, ये बेसिकली लोकेशन ऑन लीवर्ड साइड ऑफ हिमालयस मेकिंग इट अ रेन शैडो रीजन, और दूसरा क्या है वेरी हाई एलिवेशन, बहुत ऊंचाई है और रेन शैडो रीजन की तरफ है, जो बेसिकली रेन शैडो रीजन के कारण ये मतलब लीवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड दो होता है। विंडवर्ड साइड की तरफ बहुत ज़्यादा बारिश होता है, लीवर्ड की साइड क्या होता है, बारिश नहीं हो पाता है उधर, ठीक है। अब देखो सॉइल में थिन कोर्स टेक्सचर है, सैंडी लोमी सॉइल है विथ लो ऑर्गेनिक मैटर ड्यू टू लिमिटेड वेजिटेशन। हाइड्रोलॉजी देखोगे तो ये बेसिकली मेल्ट वाटर एंड ग्लेशियर फीड रिवर इनटू स्पीति पिन रिवर। फ्लोरा आप देखोगे तो ये कॉमन स्पीसीज जो इंक्लूड करता है करंगा या फिर एफिडर, जूनिपर्स, आर्टेमेशिया और सी बकथॉर्न, है ना। सी बकथॉर्न जो है ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है फॉर सॉइल स्टेबिलाईजेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, मतलब कार्बन को मतलब सिक्वेस्ट करेगा, मतलब सॉइल प्रेजेंट कर रखेगा, और लोकल लाइवलीहुड जो यूज़ करता है जूस, ऑयल और मेडिसिनल प्रोडक्ट। फोना देखते हैं, स्नो लेपर्ड दैट इज फ्लैक्सस स्पीसीज, ये हिमालयन आइबेक्स, तिब्बतियन अंगाली, ब्लू शीप, बरहल, रेड फॉक्स, यूरेशियन लिनक्स और हिमालयन वुल्फ है। ये क्या फोना बताया जा रहा है ना। फ्लोरा हम लोग ने देख लिया, मतलब प्लांट वन, और फोना हमारा हो गया एज एन एनिमल वाला, है ना। अब देखो कल्चर हम देखते हैं तो डिस्टिंक्ट बुद्धिस्ट कल्चर जो डोमिनेट करता है रीजन को विद द प्रेजेंस ऑफ क्या प्रेजेंट है वहाँ पे, तो देखो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गोम्पास। फिर चॉटेंस ये रिमार्केबल टाइप ऑफ स्टूपास है। उसके बाद मनी बॉल्स, ये लॉन्ग एंड थिक प्लेटफॉर्म लाइक
रो ऑफ स्टोन्स। उसके बाद देखो ह्यूमन सेटलमेंट देखते हो तो डोमिनेंट कम्युनिटी है जो इंक्लूड करता है भोटिया, चांगपा, स्पीति ट्रिब्यूट्स और पार्टिसिपेट करता है पैस्टरलिज्म को, बेयरली एंड बकवीट कल्टीवेशन एंड याक एंड गोट रियरिंग। अब देखो WNBR के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो देखो ये लॉन्च किया गया था 1976 को। WNBR जो है वो मैनेज किया जाता है बाई मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। ये बेसिकली लॉन्च किया गया था 1971 में। मैब मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है जिसका एम क्या है कि इस्टेब्लिश करना है साइंटिफिक बेसिस फॉर इन्हांस करना है रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। नेटवर्क जो है वो प्रमोट करता है सिनर्जी मतलब ये लिंक बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटीज और नेचुरल इकोसिस्टम और फैसिलिटेट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। हाउएवर बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो डेजिग्नेटेड एज अ मैब मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं डेजिग्नेशन। देखा जाए तो हाउ बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेटेड एज मैब में ये डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को फॉलोइंग द डिसीजन ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल मैब ICC। उसका मेथडोलॉजी देखते हैं तो मेथडोलॉजी मतलब किस तरीका से क्या तरीका है कि आप यूज़ करते हो। देखो सेवेली स्ट्रेटेजी जो है फॉर बायोस्फीयर रिजर्व एंड स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ BRs। प्रपोजल आप देखोगे तो साइट जो है वो प्रपोज करता है बाई ऑल द मेंबर स्टेट और एसोसिएटेड मेंबर ऑफ यूनेस्को। फिर जैसे ही डेजिग्नेशन हो जाता है साइट का ये रिमेन अंडर द सोवरेन जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट जहाँ पे लोकेटेड है। स्टेट जो है वो रिमूव कर सकता है BR को फ्रॉम नेटवर्क बाई नोटिफाइंग द मैन एंड बायोस्फीयर सेक्रेटेरिएट। पीरियोडिक रिव्यू देखा जाए तो जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना वो अंडरगो करते हैं पीरियोडिक रिव्यू मतलब 10 साल में रिव्यू चलता है उनका, मतलब पीरियोडिक मतलब हर 10 साल में, जो एसेस करता है इसका फंक्शन और मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस। यूनेस्को जो है विड्रॉ करता है डेजिग्नेशन इफ द रिजर्व फॉल्स टू मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। मतलब अगर जिस तरह का स्टैंडर्ड चाहिए मैप प्रोग्राम के अंतर्गत आने के लिए अगर उस तरह का कोई भी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखता है तो वो फिर डाउनफॉल मतलब वो हटा दिया जाता है। न्यूज़ इन शॉर्ट्स में देखते हैं तो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग इन फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट ये बेसिकली रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टडीज और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी के द्वारा। क्या इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट रिपोर्ट मॉस्पी के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया। ये 8th कॉन्जिक्यूटिव इशू रिलेटेड टू इन्वायरमेंट अकाउंट है। ये बेसिकली फर्स्ट डेडिकेटेड पब्लिकेशन ऑन फॉरेस्ट अकाउंटिंग है और बेस्ड किया गया है ऑन UN सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंट SIFA फ्रेमवर्क में। की फाइंडिंग्स देखते हैं रिपोर्ट का तो फिजिकल एसेट अकाउंट ये फॉरेस्ट कवर आप देखोगे 2011-12 से लेके 21-22 तक ये इंक्रीज किया गया कितना से बाई 17,444.61 स्क्वायर किलोमीटर जो कि कितना है 22.50% है, जो अभी तक कितना पहुंच गया है 7.15 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो कि 21.76% ऑफ इंडिया ज्योग्राफिकल एरिया है। ये फिजिकल एसेट अकाउंट है, फॉरेस्ट कवर के बारे में बताया गया है। फिर से समझा देते हैं फॉरेस्ट कवर जो है इंडिया का वो कितना है 7.15 लाख स्क्वायर किलोमीटर है जो कि 21.76% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का। वहीं पे अगर आप देखते हो तो वो इंक्रीज कितना किया गया इस बार तो 17,441 स्क्वायर किलोमीटर जो कि 22% 12.50% है टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया का। अब देखो टॉप स्टेट में मतलब जो गेन किया है वो केरला है, कर्नाटका, तमिलनाडु, KKT। फिर एक्सटेंट अकाउंट आप देखोगे तो फॉरेस्ट एक्सटेंट जो है 2013 से लेकर 2023 तक तो नेट इंक्रीज कितना हुआ है 3,356 स्क्वायर किलोमीटर इन फॉरेस्ट एक्सटेंट। क्यों? ड्यू टू रीक्लासिफिकेशन एंड बाउंड्री एडजस्टमेंट। टॉप स्टेट्स क्या है एक्सटेंट अकाउंट में तो उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड इज रिकॉर्ड इन द रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया RFA। फिर कंडीशन अकाउंट में देखते हैं तो एक्सेस करना है आपको इकोसिस्टम क्वालिटी को जो फोकस करेगा ऑन ग्रोइंग स्टॉक्स वॉल्यूम्स ऑफ अनयूजेबल वुड इन लिविंग ट्री। साथ ही साथ ग्रोइंग स्टॉक्स में देखते हो तो 2013 से लेकर 23 तक रोज बाय 305.53 मिलियन कम 7.32%। टॉप कंट्रीब्यूटर कौन है इसके? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। सर्विस अकाउंट आप देखते हो सर्विस अकाउंट में तो प्रोविजनिंग सर्विसेज दैट इज टिम्बर एंड नॉन टिम्बर प्रोडक्टिविटी वैल्यू जो है इंक्रीज किया गया 0.16% ऑफ GDP इन 2021-22। और टॉप स्टेट्स की कौन है? महाराष्ट्र, गुजरात एंड केरला। रेगुलेटिंग सर्विसेज आप देखते हो तो कार्बन रिटेंशन है जो वैल्यू जो है वो 2.63% ऑफ GDP इन 2021-22 है। टॉप स्टेट्स के कौन है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और असम। UN सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंट SIA फ्रेमवर्क जो है ये डेवलप किया गया है यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन कमीशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2012 के द्वारा ये डेवलप किया गया है UN सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंट SIA फ्रेमवर्क। इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो ये बेसिकली इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क है जो इंटीग्रेट करता है इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल डेटा को, जो इवेल्युएट करता है मल्टीपल इम्पैक्ट को।
म्यूचुअल इम्पैक्ट को। उसके अडॉप्शन देखा जाए तो सिया का, तो ये बेसिकली अडॉप्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी के द्वारा 2018 में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा गवर्नमेंट नोटिफाई करता है फर्स्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी GEI टारगेट रूल्स। ये बेसिकली देखा जाए तो ये लीगल बाइंडिंग GEI टारगेट 2025 है, जो टारगेट करता है 4 हाई कमीशन सेक्टर को। 4 हाई कमीशन सेक्टर में कौन सा आता है? एल्युमिनियम आता है, सीमेंट आता है, पल्प एंड पेपर आता है और चोर अल्कली आता है, क्लोर अल्कली आता है। ठीक है, अब देखो ये फैसिलिटी मतलब जितना भी फैसिलिटी है ना वो रिड्यूस करेगा अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिटेड पर यूनिट आउटपुट कंपेयर टू 2023-24 बेसलाइन। मतलब जितना ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करता था एज कम्पेयर 2023-24 उसको ये क्या करेगा, ये बेसिकली रिड्यूस करेगा, है ना। उसको GEI जो है ये अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस दैट आर एमिटेड पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट आउटपुट, फॉर इंस्टेंस गैस रिलीज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ टर्न्स ऑफ प्रोडक्ट सच एज सीमेंट और एल्यूमिनियम। अब देखो रूल्स क्या है, व्हाट आर द रूल्स। देखो इशूड अंडर मतलब कंप्लायंस मैकेनिज्म ऑफ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS 2023। उसके बाद कंप्लायंस एनफोर्स किया गया किसके द्वारा, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के द्वारा। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, तो रिड्यूस करना है ग्रीन हाउस गैस एमिशन पर यूनिट ऑफ आउटपुट दैट इज CO2e पर टन ऑफ द प्रोडक्ट इन कार्बन इंटेंसिव सेक्टर और फैसिलिटेट करता है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग को। अब देखो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS 2023 ये है क्या है, बेसिकली इसका पर्पस अब देखोगे ना, एस्टैब्लिश करना है इंडिया का फर्स्ट डोमेस्टिक कार्बन मार्केट जो रिड्यूस करेगा ग्रीन हाउस गैस एमिशन को और इंटेंसिटी को इन लाइन विद NDC। उसके बाद देखो लीगल बेसिस अब देखते हो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग का, तो ये नोटिफाइड किया गया अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। फिर से एक बार देखते हैं, ये बेसिकली स्टेब्लिश करेगा इंडिया का फर्स्ट डोमेस्टिक कार्बन मार्केट। फर्स्ट डोमेस्टिक मतलब अपना कार्बन मार्केट जो रिड्यूस करेगा ग्रीन हाउस गैस एमिशन को और उसकी इंटेंसिटी को। इसका स्ट्रक्चर आप देखते हो ना CCTS का, तो ये बेसिकली इंक्लूड करता है कंप्लायंसेस मैकेनिज्म फॉर ईच इंटेंसिव इंडस्ट्री। जितने भी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं सबका अपना अपना कंप्लायंस को ये बेसिकली क्या करेगा, इंक्लूड करेगा विथ सेट एमिशन टारगेट, साथ ही साथ एंड अ वॉलंटियर ऑफसेट मैकेनिज्म फॉर द अदर एंटिटीज। मैकेनिज्म देखते हैं तो बेसिकली कंप्लायंट एंटिटी रिड्यूस करेगा एमिशन बिलो टारगेट अर्न ट्रेडेबल कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स। उसके बाद ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है इशू करेगा कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट को। उसके बाद नॉन कंप्लायंट एंटिटी में ये बेसिकली क्या है, मस्ट बाय एडिशनल सर्टिफिकेट और पे इन्वायरमेंटल कंपनसेशन जो इक्वल करेगा विच इक्वल्स ट्वाइस द एवरेज कार्बन क्रेडिट प्राइस फ्रॉम द कंप्लायंस ईयर। आप देखो सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस आप देखते हो तो मार्केट बेस्ड कंप्लायंस है, ये अर्न किया गया है कार्बन क्रेडिट को और कैन बी ट्रेडेड ऑन द डोमेस्टिक कार्बन मार्केट। अब रूल क्या है रूल क्या है, विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमाइज्ड कंट्री डोमेस्टिक कार्बन मार्केट में अंडर द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS 2023। ट्रांसपेरेंसी अब देखोगे तो ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन अंडर इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल है। फिर रेवेन्यू फॉर सस्टेनेबिलिटी देखा जाए तो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन फंड सपोर्ट करता है कार्बन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को, साथ ही सपोर्ट करता है इंडिया का क्लाइमेट गोल जो बेसिकली सपोर्ट करेगा कमिटमेंट अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं ओजोन पॉल्यूशन। ये बेसिकली इन इट्स रिपोर्ट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB ने फाइंड किया कि दिल्ली नेशनल कार्बन रीजनल NCR के पास मतलब वहाँ पे फिलहाल वर्स्ट इम्पैक्टेड मतलब एरिया है इन कंट्री बाई हाई ओजोन O3 पॉल्यूशन। तो O3 पॉल्यूशन के कारण NCR रीजन जो है सबसे गंदा पॉल्यूटेड एरिया अभी रीजन बन गया है, फॉलोड बाई मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन MMR के बाद, मतलब MMR के साथ उसके बाद है MMR। उसके बाद देखो अबाउट ओजोन देखोगे तो O3 जो है ये वेरिएंट है किसका, ऑक्सीजन, जो कंपोस्ट किया गया है 3 ऑक्सीजन एटम के साथ। ये बेसिकली ऑकर करता है 2 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब इट ऑकर्स इन 2 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो 2 लेयर का जो एटमॉस्फेयर है ये बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, ऑकर करता है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर अपर लेयर जो है और ट्रोपोस्फीयर द ग्राउंड लेयर है अप टू 10 किलोमीटर, मतलब कहाँ से कहाँ तक, 2 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बोला गया ना, तो अपर लेयर मतलब स्ट्रेटोस्फीयर से लेके मतलब तक और ट्रोपोस्फीयर से लेके। अब देखो इन द स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन जो है वो प्रोटेक्ट करता है लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम द सन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। कौन करता है, इन द स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन जो है प्रोटेक्ट करता है। उसमें इन ट्रोपोस्फीयर इट इज एन एयर पॉल्यूटेंट। ये आपको ध्यान रखना है, यही कैच होता है, आपको समझ में नहीं आने लगता है। ओजोन को तो हम लोग मानते हैं ये अल्ट्रावायलेट रेस हमें बताता है,
लेकिन फिर ये पॉल्यूटेंट कैसे है? तो देखो ओजोन जो है वो क्या है, ये 2 लेयर एटमॉस्फेयर है, ऑकर करता है 2 लेयर एटमॉस्फेयर में। जो स्ट्रेटोस्फेयर में अपर लेयर जो है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाता है, लेकिन जो ट्रोपोस्फेयर में जो ग्राउंड लेवल में है ना, ये क्या करता है, ये पॉल्यूशन है ना, ये पॉल्यूशन से ये मतलब इफेक्ट हो जाता है। इन ट्रोपोस्फेयर ये एयर पॉल्यूटेंट है, ठीक है, इन ट्रोपोस्फेयर ये एयर पॉल्यूटेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमें बताता है, और दोनों लेयर के बीच में रहता है ओजोन, O3। ये सेफ 8 hourly ozone stands in set at 100 microgram per cubic meter, while the other hour limits is 180 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब देखो ग्राउंड लेवल ओजोन GLO जो है, GLO ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ध्यान रखना होगा। ये बेसिकली सेकेंडरी शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट है जो कहाँ पे एटमॉस्फेयर में रहता है फॉर ओनली आवर टू वीक। कौन? GLO बहुत कम टाइम के लिए रहता है, कितना? फॉर एन आवर, ओनली एन आवर टू वीक रहता है। ये बेसिकली शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट है। अब देखो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल क्या है, तो क्रिएटेड मतलब ये कैसे बनता है, तो केमिकल रिएक्शन बिटवीन द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NOx एंड वोलेटिली ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखो एंथ्रोपोजेनिक सोर्स मतलब इंसान के द्वारा, मतलब नेचुरल प्रोसेस में कैसे नहीं को छोड़ के, देखो ट्रांसपोर्टेशन, पावर प्लांट, रेसिडेंशियल, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से बेसिकली GLO बनता है, ग्राउंड लेवल ओजोन। और नेचुरल सोर्स आप देखोगे तो ये सॉइल बेस्ड इमिशन ऑफ NOx, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्साइड, और वाइल्ड फायर इंड्यूस्ड CO एंड बायोस्फेरिक मीथेन एमिशन। अब देखो इम्पैक्ट देखते हैं GLO का, तो ये बेसिकली हेल्थ में आप देखोगे नहीं, एग्रीवेट करता है मतलब बढ़ाता है ब्रोंचिटिस को, ट्रिगर करता है अस्थमा को, और कॉज करता है रेस्पिरेटरी इशू को। क्लाइमेट आप देखोगे बेसिकली तो ये एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस बाय एब्जॉर्बिंग द रेडिएशन एंड मेजर कंपोनेंट्स ऑफ स्मॉग। एग्रीकल्चर और इकोसिस्टम में देखोगे तो ये बेसिकली डिस्टर्ब करता है फोटोसिंथेसिस को, मतलब फोटोसिंथेसिस को ये रोकता है, खराबी करता है, और हैम्पर करता है ग्रोथ को। अब देखो नेटपोल रेक्स एक्स ये है क्या, ये इंडियन कोस्ट गार्ड ICG कंडक्ट कर रहा है अपना 10th एडिशन ऑफ नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज नेटपोल रेक्स 10। ये नेटपोल रेक्स 10 जो है ये बाइनियल फ्लैगशिप एक्सरसाइज है जो एम करता है, इवेल्युएट करता है, इन्हांस करता है इंडिया का नेशनल प्रिपेयर्डनेस, किसके लिए, इन रिस्पॉन्स टू मेरीन ऑयल स्पिल इंसिडेंट। अब देखो न्यू रामसर साइट इन बिहार आया है, ठीक है, एज इन आपको तो ये पता होगा ना, ये क्या है, ऑक्सबो लेक है ना। ये धीरे धीरे क्या करता है, ये रिवर स्ट्रीम अपना कोर्स चेंज करके ऐसे चला जाता है। उसमें होता क्या है कि ये वाला रीजन जो है ना, ये वैसे का वैसे ही रह जाता है, और यहाँ से रिवर अपना नया स्ट्रीम बना लेता है, ये ऑक्सबो लेक हो जाता है ना। देखो गोकुल रिजर्वॉयर और उदयपुर लेक जो है बिहार में प्रेजेंट है, इसको डेजिग्नेट किया गया है न्यू रामसर साइट। कौन सा? गोकुल लेक और उदयपुर लेक, ठीक है, गोकुल रिजर्वॉयर और उदयपुर लेक। देखो इसके आगे देखते हैं, तो हैज बीन डेजिग्नेटेड एज ए न्यू रामसर साइट विद दीज एडिशंस। इंडिया जो है उसके पास 93 रामसर साइट्स हैं। दे कवर टोटल एरिया ऑफ 1060 या फिर सॉरी 13,60,719 हेक्टर्स। बिहार के पास कितना है? 3 रामसर साइट है, दैट इज कांबर ताल या फिर काबर झील इन बेगूसराय, और नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। अब देखो अबाउट न्यू वेटलैंड के बारे में पढ़ते हैं, तो बोथ वेटलैंड जो है वो ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक क्या है? वो क्रिसेंट शेप्ड लेक लाइंग अलॉन्ग अ विंडिंग रिवर, क्रिसेंट शेप ये वाला बोल रहा है, ठीक है, ये वाला राइट, ये रिवर है, ये विंडिंग रिवर है, ये अपना कोर्स एक्शन ऐसे बना लेता है, पहले रिवर ऐसे फ्लो करता था, राइट। उसके बाद देखो अब गोकुल रिजर्वायर या फिर इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट है, ये बेसिकली लोकेटेड है कहाँ पे? सदर्न एज ऑफ गंगा रिवर, मतलब सदर्न एज सबसे नीचे एज ऑफ गंगा रिवर। और उदयपुर लेक है, ये वेस्टर्न चंपारण है, ये सबसे पहले ये कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट इन सराउंडेड बाई उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इम्पॉर्टेंट विंटरिंग अराउंड फॉर मेनी माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज इंक्लूडिंग द पोचार्ड या फिर आइथिया फेरिनिया। अब देखो रामसर कन्वेंशन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, तो ये अडॉप्ट किया गया 1971 में। ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है यूनेस्को का। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? प्रोवाइड करना है फ्रेमवर्क किसके लिए? फॉर कंजर्वेशन और वाइज यूज ऑफ वेटलैंड, मतलब वेटलैंड को कंजर्व करना है और अच्छे से यूज़ करना है वेटलैंड का, और उसको रेस्क्यू करना है। क्राइटेरिया क्या है? तो वेटलैंड जो है वो मस्ट बी या फिर एटलीस्ट 1 of 9 क्राइटेरिया, मतलब एक क्राइटेरिया होना चाहिए कम से कम 9 में से, सच एज रेगुलरली सपोर्टिंग 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स और कंजर्विंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब या तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को ये कंजर्व कर सकता है या फिर 20,000 और मोर वाटर बर्ड जो है वहाँ पे सपोर्ट करते हैं, मतलब रहते हैं। इंडिया रेटिफाइड द कन्वेंशन इन 1982, 1971 में आया था, इंडिया रेटिफाई किया 1982 में। अब चलिए एक बार देख लेते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने
लॉन्च किया है मल्टीपल इनिशिएटिव्स। देखो इट इंक्लूड 5 इनिशिएटिव्स, जो इंक्लूड करता है, लॉन्च करता है स्पीसीज कंजर्वेशन और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को। इनिशिएटिव आप देखोगे ना तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो फेज 2 है। ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान जो स्ट्रेंथन करेगा कंजर्वेशन मेजर्स को फॉर बोथ रिवेराइन और मेरीन सेसाटिन्स अक्रॉस इंडिया। मतलब दोनों को, बोथ रिवेराइन और मतलब रिवर वाले को और मरीन एनिमल्स को, दोनों को, मतलब ये एनिमल्स नहीं है ये, है ना, सिसासीन्स को, सेटासीन्स को ये प्रोटेक्ट करेंगे। डिटेल्स आप देखते हो ना, इंडिया जो है ये होम है टू फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स सच एज गंगास नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया और इंडस वाटर डॉल्फिन। ये इंडिया जो है दोनों, मतलब इंडिया के पास दोनों है, गंगा रिवर डॉल्फिन मतलब गैंगस रिवर डॉल्फिन एंड इंडस रिवर डॉल्फिन। अब प्रोटेक्शन स्टेटस आप देखते हो तो बोथ जो है वो एंडेंजर्ड है अंडर IUCN स्टेटस लिस्ट और शेड्यूल 1 में है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। उसका प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर ये लॉन्च किया गया था एट नेशनल इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्लॉथ बियर। ये बेसिकली मिलता है इंडिया, नेपाल और श्रीलंका में। स्लॉथ बियर है ना, अब इमेज में अगर देखोगे इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया, नेपाल और श्रीलंका में है। प्रोटेक्शन स्टेटस आप देखोगे तो वल्नरेबल है और शेड्यूल 1 आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। ये बेसिकली प्राइमरी ईट टर्माइट्स एंड एंड्स, टर्माइट्स एंड एंड्स, टर्माइट्स समझ, दीमक एज इन वी कैन से, है ना। उसके बाद देखो अनलाइक नॉट लाइक बियर स्पीसीज दे कैरी देयर कब्स ऑन देयर बैक्स। उसके बाद प्रोजेक्ट घड़ियाल जो है लॉन्च किया गया था। इम्प्लीमेंटेशन एक्शन प्लान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ घड़ियाल, ये बेसिकली नेपाल और इंडिया में पाया जाता है। प्रोटेक्शन स्टेटस आप देखोगे तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है अंडर IUCN और शेड्यूल 1 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। मेल जो है वो डेवलप करता है ऐसा बल्बॉस ग्रोथ एट द टिप ऑफ देयर स्नाउट, मतलब मुंह के पास, और कॉल्ड ऐसा घाड़ा। साथ ही साथ इट इज मतलब इट हैज सेवरल फंक्शन इंक्लूडिंग द एक्टिंग एज अ वोकल रिसेनरेटर्स। टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्वायर, मतलब ये प्रोजेक्ट जो है वो एड्रेस करेगा कॉन्फ्लिक्ट जो इन्वॉल्व करता है टाइगर आउटसाइड प्रोजेक्ट एरियाज, मतलब वैसे टाइगर जो आउटसाइड प्रोजेक्ट प्रोटेक्टेड एरिया के हैं, और एम्प्लॉय एज ए लैंडस्केप अप्रोच जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और कम्युनिटी सपोर्ट में है। मिलता कहाँ का है ये बेसिकली टाइगर, तो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार में। प्रोटेक्शन स्टेटस देखोगे तो एंडेंजर्ड IUCN का, शेड्यूल 1 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। ये यूनिक स्ट्रिप्स मेक ईच टाइगर आइडेंटिफिएबल। बेसिकली यूनिक स्ट्रिप एज इन आपको पता भी होगा, एम स्ट्राइप जैसे आप मेजर करते हो, मतलब नंबर ऑफ टाइगर आप मेजर करते हो। उसके बाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट COEHWC, ये बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था ऑन डेडिकेटेड नेशनल सेंटर एट SACON, जो सपोर्ट करेगा पॉलिसी, रिसर्च, फील्ड बेस्ड मिटिगेशन ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स को। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल फूड रिसोर्स असेसमेंट GFRA 2025। देखो GFRA जो है वो रिलीज़ किया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एवरी 5 ईयर्स। देखो ये बेसिकली पब्लिश किया गया था ड्यूरिंग ग्लोबल फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशन इनिशिएटिव GFOI। ये प्लेनरी इन बाली इंडोनेशिया, मतलब कहाँ पे, बाली इंडोनेशिया में बेसिकली ग्लोबल फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशन इनिशिएटिव हुआ था। वहीं पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने GFRA को रिलीज़ किया है। देखो GFOI जो है ये क्या है, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, मतलब ग्लोबल फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशन इनिशिएटिव क्या है, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो बेसिकली ऑन द ग्रुप ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन GEO। ये बेसिकली अ नेचर ऑफ गवर्नमेंट्स, एकेडमिया, ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर जो एम करता है, जो हार्नेस करता है, जो मतलब एमिंग टू हार्नेस द पावर ऑफ अर्थ इंटेलिजेंस। ठीक है, देखो की हाईलाइट देखते हो GFRA का, तो देखो अगर फिर से मैं ये बता दूं, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, मतलब ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन, जो बेसिकली क्या दिखता है, तो ये एकेडमिक, ऑर्गेनाइजेशन और सिविल सोसाइटी, मतलब बेसिकली वेलफेयर ऑफ द स्टेट, वेलफेयर ऑफ द इन्वायरमेंट के लिए बेसिकली प्रेजेंट है। इंडिया जो है मेंबर है GEO का। की हाईलाइट्स आप देखते हो GFRA का, तो फॉरेस्ट एक्सटेंट देखते हो तो फॉरेस्ट जो कवर करता है 4.14 बिलियन हेक्टर और 32% ऑफ ग्लोबल लैंड एरियाज। फिर से फॉरेस्ट कवर 4.14 बिलियन हेक्टर्स और 32% ऑफ ग्लोबल लैंड एरियाज फॉरेस्ट एक्सटेंट है GFRA का। देखो नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट आर जो लोकेटेड है इन द ट्रॉपिक्स, फॉलोड बाय बोरियल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड डोमेन्स। ये सब क्या है, ये सब अंडर GFRA आता है। यूरोप के पास लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है, अकाउंटिंग फॉर 25% ऑफ वर्ल्ड टोटल। इंडियाज फॉरेस्ट एक्सटेंट आप देखते हो तो इंडियाज मूव्ड अप ऑन रैंक 9th पोजीशन। इंडिया का रैंक कहाँ हो गया, 9th पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया ग्लोबली, जो अकाउंट करता है फॉर 2% ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया। इंडिया का रैंक 5 है इन टर्म्स ऑफ रबर प्लांटेशन। डिफॉरेस्टेशन और एक्सपेंशन देखते हो तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो स्लो टू 10.9 मिलियन हेक्टर पर ईयर 2015 to 25 ओन
डाउन फ्रॉम 17.6 मिलियन इन 1990 टू 2000। फिर से इंडिया जो डिफॉरेस्टेशन, इंडिया का जो डिफॉरेस्टेशन है वो स्लो हो गया है टू 10.9 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर, जो पहले कितना था 17.6 मिलियन इन 1990 टू 2000। अब नेचुरल रजिस्ट्रेशन आप देखते हो तो रीजनरेशन, तो मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट जो है आर रीजनरेटिंग नेचुरली। कार्बन स्टॉक्स आप देखते हो तो फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स हैव इंक्रीज्ड, मतलब फॉरेस्ट में कार्बन स्टॉक जो है वो इंक्रीज किया है, रीचिंग 714 गीगाटन, विच सॉइल होल्डिंग मेजॉरिटी फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक फॉलोड किया गया बाई लिविंग बायोमास एंड लिटर्स एंड डेड वुड्स। अब डिस्टर्बेंस मतलब देखते हैं तो डिस्टर्बेंस है, फायर जो है प्रिविलेंट फॉरेस्ट डिस्टर्बेंस है इन सबस्टॉपिक, वाइल इंसेक्ट्स डिजीजेस एंड सीवियर वेदर्स अफेक्ट मेनली द टेम्परेट एंड बोरियल फॉरेस्ट। आपको ध्यान रखना है टेम्परेट और ट्रॉपिकल में कैसे कैसे प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखो स्टेट्स ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025, देखो यूएन स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 में यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने रिलीज किया है फर्स्ट स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट। ये बेसिकली प्रोवाइड करता है ग्लोबल ओवरव्यू किसको, ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट फॉरेस्ट फाइनेंस 2023। मेजर फाइंडिंग आप देखते हो तो रिपोर्ट जो है ये फाइंड करता है एनुअल फॉरेस्ट फाइनेंस गैप ऑफ $216 बिलियन बिटवीन करंट फाइनेंशियल फ्लोस एंड इन्वेस्टमेंट रिक्वायर, जो अचीव करता है ग्लोबल फॉरेस्ट गोल बाय 2030। फिर गवर्नमेंट जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ फॉरेस्ट जो फंडिंग है जो अकाउंट करता है 91% ऑफ टोटल फ्लोज इन 2023। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस में इंटरनेशनल कंजर्वेशन यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कंक्लूड करता है अबू धाबी UAE में। फिर से IUCN कंजर्वेशन मतलब IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कंक्लूड किया गया है अबू धाबी में। ये बेसिकली होता है मतलब वंस एवरी 4 ईयर, और IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो है होस्ट करता है मेंबर्स असेंबली जो विच इज IUCN's हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। फिर से देखो IUCN जो है ना वो कंक्लूड किया है अपना कांग्रेस, मतलब IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, IUCN जो है वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस ये 2025 ये अबू धाबी में हुआ है, और IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस होस्ट करता है मेंबर्स का असेंबली, अपने जितने भी मेंबर हैं उसका असेंबली कहाँ पे हुआ है इस बार हुआ है आपका अबू धाबी में, और ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ठीक है, इससे ज़्यादा क्लियर अब क्या मैं बताऊँ। देखो की रिजोल्यूशन क्या है मेंबर्स असेंबली का, तो अबू धाबी कॉल टू एक्शन। तो की रिजोल्यूशन सबसे पहले अबू धाबी कॉल टू एक्शन में एक्सेलरेट करना है अक्रॉस 5 की एरियाज। 5 की एरियाज में चलिए एक एक करके देखते हैं। तो रीअफर्म करना है नेचर एज अ फाउंडेशन ऑफ वेलबींग, दूसरा है स्ट्रेंथन करना है मल्टीलेटरिज्म, थर्ड है एंश्योरिंग जस्टिस और इंक्लूजन, फोर्थ है एडवांसिंग नॉलेज एंड इनोवेशन, और फिफ्थ है स्केलिंग ऑफ रिसोर्सेज फॉर नेचर एंड क्लाइमेट एक्शन। अब न्यू मेंबर आप देखोगे तो लगभग 100 न्यू मेंबर जो है वो इंक्लूड करते हैं 6 स्टेट में, जैसे दैट इज अर्मेनिया, तजिकिस्तान, मार्शल आइलैंड, गैबॉन, तुवालू और जिम्बाब्वे। फर्स्ट एवर पॉलिसी ऑन सिंथेटिक बायोलॉजी एंड नेचर कंजर्वेशन में सिंथेटिक बायोलॉजी जो है में कैरी बोथ सब्सटैंशियल बेनिफिट, जैसे कि जो रिस्टोर करेगा लॉस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी को, और टू लोकली इरेडिकेट करना है इन्वेसिव एलियन स्पीसीज को, साथ ही साथ ए सिग्निफिकेंट रिस्क एग्जाम्पल अनइंटेंडेड इकोलॉजिकल कैस्केड्स और नेसेसिटेटिंग बैलेंस पॉलिसी। क्राइम ऑफ ईओसाइड में रिकॉग्नाइज करना है ईओसाइड को, दैट इज डेलिब्रेट इन्वायरमेंट हार्म है, अन इंटरनेशनल क्राइम अंडर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, है ना। ये क्या था इसका की रिजोल्यूशन। की रिजोल्यूशन में अबू धाबी कॉल ऑफ एक्शन था, ठीक है। 5 की एरिया इसमें देखा गया था न्यू मेंबर को, तो 100 न्यू मेंबर इंक्लूड किया गया है 6 स्टेट्स में से। उसके फर्स्ट एवर पॉलिसी ऑन सिंथेटिक बायोलॉजी और नेचुरल कंजर्वेशन, तो सिंथेटिक बायोलॉजी और नेचुरल कंजर्वेशन के लिए कुछ न्यू रूल्स आए हैं। और क्राइम ऑफ ईओसाइड में इंटरनेशनल क्राइम है अंडर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, रिकॉग्नाइज करना ईओसाइड को, मतलब डेलिबरेट इन्वायरमेंटल हार्म जो है उसके अंदर भी क्राइम है ICC के अंतर्गत। अब देखो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, मतलब कब फाउंड हुआ था, 948 में। IUCN जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट डाइवर्स इन्वायरमेंटल नेटवर्क है। मेंबरशिप देखो तो 1400 प्लस मेंबर्स हैं, स्टेट्स, NGOs, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं। इंडिया जो है ये मेंबर है इसका। गवर्नेंस आप देखोगे तो IUCN कंजर्वेशन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो है ये हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है, और IUCN काउंसिल जो है ये एक्ट करता है एज अ प्रिंसिपल बॉडी बिटवीन इट्स सेशन। फिर की इंस्ट्रूमेंट्स आप देखते हो तो IUCN रेड लिस्ट, वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक और द वर्ल्ड डेटाबेस ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज। फिर अपडेट टू IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज सबसे पहले रिलीज किया गया है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, जो लेटेस्ट अपडेट मॉडिफाइड द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ 12 इंडियन बर्ड्स स्पीशीज। मतलब देखो अपडेट किया है IUCN रेड लिस्ट में,
थ्रिएटेंट स्पीसीज के बारे में तो देखो रिलीज किया गया IUCN कंजर्वेशन ऑफ कांग्रेस के द्वारा। लेटेस्ट अपडेट आप देखोगे तो कंजर्वेशन करना है हमको, मतलब कंजर्व करना है स्टेटस ऑफ 12 इंडियन बर्ड स्पीसीज जो डाउन लिस्टिंग 8 स्पीसीज और सिग्नलिंग द पॉजिटिव ट्रेंड्स इन द कंजर्वेशन वाइल अपलिस्टिंग 4 स्पीसीज। देखो 4 स्पीसीज दैट हैज बीन अपलिस्टेड इंक्लूडेड, 4 जो है स्पीसीज जो अपलिस्ट किया गया है, ठीक है। ये क्या है, इंडियन कॉर्सर, फिर इंडियन रोलर एंड रुफोफ टेल लार्क और अपलिस्टेड टू नियर थ्रेटेड। अब ये नियर थ्रेटेड में हो गया है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग बाइल्ड ग्रास हॉपर और वार्बलर अपलिस्टेड टू एंडेंजर्ड। फिर ऑल दिस 4 स्पीसीज जो है वो डिपेंड करता है ओपन नेचुरल इकोसिस्टम में विच इंक्लूड द हैबिटेट लाइक ग्रासलैंड, सेमी एरिड लैंडस्केप, डेजर्ट, croplands, hilly scrublands and fallow lands. With regards to these ecosystem में देखा जाए तो expansion of power infrastructure, फिर intensification of agriculture, introduction of invasive species और conservation of grassland into woodland through afforestation. अब क्या है अपडेट टू IUCN रेड लिस्ट। देखो मोर देन हाफ ऑफ द बर्ड स्पीसीज जो है वो ग्लोबली आर इन डिक्लाइनिंग प्राइमरीली ड्यू टू हैबिटेट लॉस और डिग्रेडेशन। फिर से बताते हैं, मोर देन हाफ ऑफ द बर्ड, आधा से ज़्यादा बर्ड स्पीसीज जो है ग्लोबली देखा जाए तो वो डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों? तो ड्यू टू हैबिटेट लॉस और डिग्रेडेशन ड्रिवन बाय एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन और इंटेंसिफिकेशन ऑफ लॉगिंग। अब देखो बर्ड प्ले विटाइल रोल, बर्ड जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोसिस्टम एंड फॉर पीपल सर्विंग एंड पॉलिनेटर्स, जो सीड डिसअपियरेंस, पेस्ट कंट्रोल, स्कैवेंजर्स और इकोसिस्टम इंजीनियरिंग के लिए है। 3 स्पीसीज ऑफ आर्कटिक स्किल देखा जाए तो ये मूव किया है क्लोजर टू एक्सटिंक्शन विथ प्राइमरी थ्रिएट बीइंग ऑन सी आइस लॉस ड्रिवन बाय ग्लोबल वार्मिंग। सील्स और कीस्टोन स्पीसीज में देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सेंट्रल रोल कहाँ पे, इन फूड वेब, कंज्यूमिंग फिश एंड इनवर्टिब्रे और रिसाइकिल करता है न्यूट्रिएंट को। ग्रीन सी टर्टल में देखा जाता है कीस्टोन स्पीसीज है, ये हैव इम्प्रूव, ये अपना स्टेटस इंप्रूव करता है, एंडेंजर टू लीस्ट कंसर्न ड्यू टू सस्टेनेबल कंजर्वेशन एफर्ट। IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज में देखोगे तो ओवरव्यू में स्टैब्लिश किया गया है 1964 में। ये बेसिकली वर्ल्ड का मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स है ऑन ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ एनिमल, फंगी एंड प्लांट स्पीसीज। कैटेगरी अब देखोगे क्लासिफाई किया गया है एज स्पेसिफिक इनटू 9 ग्रुप फ्रॉम नॉन इवेल्युएटेड टू एक्सटिंक्ट, मतलब एक्सटिंक्ट, मतलब इवेल्युएट नहीं किया जाता था, अभी ये एक्सटिंक्ट में आ रहा है बेसिकली, मतलब इसको कंजर्वेशन में और हायर दर्जा दिया गया है। फर्स्ट IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज असेसमेंट फॉर द टाइगर लिस्ट। देखो देखा जाए तो असेसमेंट जो है वो क्लासिफाई करेगा कि टाइगर जो है वो क्रिटिकली डिप्लीटेड है और रिफ्लेक्ट करता है सीवियर हिस्टोरिकल एंड ऑनगोइंग थ्रेट्स, मतलब टाइगर को अभी फिलहाल प्रॉब्लम हो रहा है। ये है क्या टॉपिक फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट IUCN ग्रीन स्टेटस दिया गया है ऑफ स्पीसीज असेसमेंट, ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज असेसमेंट फॉर द टाइगर रिलीज्ड। इतना बड़ा टॉपिक देना ही क्यों है, आप स्मॉल दीजिए। देखो की फाइंडिंग देखा जाए तो पॉपुलेशन ट्रेंड में देखते हो तो डिक्रीज करना है करंट एस्टिमेट और मैच्योर इनविजिबल 2608 टू 3905, ठीक है। मैं फिर से बताते हैं, पॉपुलेशन ट्रेंड जो है वो लगभग 2608 से लेके 3905 तक है। टाइगर जो है वो नाउ एक्सटेंट इन 9 ऑफ 24 एरियाज, 24 में से 9 एरिया में अब एक्सटेंट हो गया है। साथ ही साथ evaluated and threatened in all the spatial unit where they still persist. स्टेटस ऑफ कंजर्वेशन लेगेसी और रिकवरी पोटेंशियल देखा जाए तो स्टेटस ऑफ कंजर्वेशन लेगेसी क्या है, हाई है, और रिकवरी पोटेंशियल क्या है, मीडियम है, ठीक है। वहीं पे ये सेम मतलब रिस्पेक्ट भी दिया गया। फिर अबाउट IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज देखते हैं तो IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज असेसमेंट करना था, टाइगर रिलीज हुआ है। तो देखो यहाँ पे स्टेटस के बारे में देखते हैं तो लॉन्च किया गया था IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज 2012 को। ये बेसिकली बिल्ड अप है IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज इन 2020 इट बिकेम द ऑप्शनल पार्ट ऑफ रेड लिस्ट असेसमेंट। तो रेड लिस्ट असेसमेंट का ये बेसिकली स्टेटस ऑफ ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज जो है वो ऑप्शनल बन गया। ये प्रोवाइड करता है ए टूल फॉर असेसिंग द रिकवरी ऑफ स्पीसीज पॉपुलेशन कंजर्वेशन। ये क्या है, ये एक टूल है किसके लिए, असेस करना है, मतलब पता लगाना है रिकवरी ऑफ स्पीसीज और पॉपुलेशन कंजर्वेशन इम्पैक्ट अलॉन्ग साइड एक्सटिंक्शन रिस्क। कैटेगरी देखते हैं तो ये इंक्लूड करता है लार्जली डिप्लीटेड, मॉडरेटली डिप्लीटेड, मॉडरेटली डिप्लीटेड, स्लाइटली डिप्लीटेड या फिर फुली रिकवर्ड एक्सेट्रा। हाउ ग्रीन स्टेटस डिफाइन द स्पीसीज रिकवरी। देखो स्पीसीज इज फुली रिकवर्ड, अगर एक स्पीसीज फुली रिकवर्ड है अगर ये प्रेजेंट है इन ऑल द पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल रेंज, जो इंक्लूड करता है एरिया लॉस ड्यू टू ह्यूमन इम्पैक्ट,
साथ ही साथ इट इज़ अ वाइबल मतलब नॉट एट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन अक्रॉस इट्स रेंज, साथ ही साथ परफॉर्म करता है इकोलॉजिकल फंक्शन इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द रेंज, और फैक्टर जो है टुगेदर गिव्स अ ग्रीन स्कोर मतलब 0 to 100%, जो इंडिकेट करता है हाउ क्लोज अ स्पीसीज इज फुल टू रिकवरी। अब देखो टाइगर देखा है, पैंथेरा टिग्रिस बोलते हैं इसको, इसका साइंटिफिक नेम अगर बोल रहे हैं तो टाइगर जो है लार्जेस्ट वाइल्ड कैट है वर्ल्ड में। बेसिकली इट हैज़ ऑलमोस्ट 75% ऑफ वर्ल्ड वाइड टाइगर पॉपुलेशन। रेंज इसका देखोगे तो बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एक्सेट्रा। हैबिटेट देखते हो तो फॉरेस्ट, सवाना, श्रबलैंड, ग्रासलैंड, वेटलैंड, इनलैंड एक्सेट्रा। कंजर्वेशन स्टेटस देखते हो तो एंडेंजर्ड, IUCN रेड लिस्ट है, शेड्यूल्ड 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और अपेंडिक्स के साइट्स के अपेंडिक्स 1 पे है। ठीक है, सॉरी मैंने बहुत तेजी से मार किया, लेकिन ठीक है इसमें कुछ ज़्यादा डेटा है नहीं है इसमें। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेटस क्या है एलिफेंट का इन इंडिया। फिर DNA बेस्ड सिंक्रोनस ऑल इंडिया पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ एलिफेंट मतलब SAIEE 2021-25 इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। देखो SAIEE इसका फुल फॉर्म एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, सिंक्रोनस ऑल इंडिया पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ एलिफेंट जो है ये इंडिया का पहला DNA बेस्ड काउंट ऑफ एलिफेंट कंडक्टेड किया गया है। कहाँ पे? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर एजिस ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कंडक्ट किया है साई। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये आता है। की फाइंडिंग क्या है रिपोर्ट का? तो एस्टिमेट देखा जाए तो टोटल एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन कितना है 22,446 और इंडिया हार्बर द लार्जेस्ट वाइल्ड पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ ग्लोबल टोटल मतलब 60% ग्लोबल पॉपुलेशन मतलब टोटल पॉपुलेशन का 60% इंडिया में है। उसको करेंटली देखा जाए तो वाइल्ड एलिफेंट जो है परसिस्ट करता है मेनली इन 4 फॉरेस्ट हिल रीजन जैसे हिमालय फुट हिल्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ईस्ट सेंट्रल इंडिया, वेस्ट ईस्टर्न घाट एंड स्मॉल फेरल पॉपुलेशन इन अंडमान आइलैंड। अब वेस्टर्न घाट जो है वो होस्ट करता है लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एलिफेंट। वो फॉलो करता है बाई मतलब फॉलोड बाय नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स एंड ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स। अब देखो अमॉन्ग स्टेट्स देखते हैं तो कर्नाटका जो है सपोर्ट करता है हाईएस्ट पॉपुलेशन। उसके बाद कौन है मतलब कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एलिफेंट का पॉपुलेशन है। उसके बाद कहाँ है? असम में। उसके बाद तमिलनाडु में। उसके बाद केरला में। याद रखना पॉपुलेशन वाइज कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? कर्नाटका में। और वहीं पे वेस्टर्न घाट जो है वो लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एलिफेंट है। फॉलोड उसके बाद कौन है? नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स। अब देखो हैबिट श्रिंकेज, हाँ हैबिट श्रिंकेज एंड फ्रेगमेंटेशन देखते हैं मतलब कम कैसे है। वंस कॉन्टिग्यूअस एलिफेंट पॉपुलेशन इन वेस्टर्न घाट इज रैपिडली डिसकनेक्टिंग ड्यू टू चेंजिंग लैंड यूज। फिर इंक्लूडिंग expanding commercial plantation, coffee and tea, invasive plant, farmland fencing, human encroachment and mushrooming development projects। फिर ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट HEC देखा जाए तो वो शार्पली राइज करता है इन सेंट्रल इंडिया एंड एलिफेंट एंड ईस्टर्न घाट्स। उसके बाद लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखते हो तो बेसिकली रोड, रेलवे, पावर लाइंस डिस्टर्ब करता है कॉरिडोर को एंड कॉज करता है फर्टिलिटीज विया इलेक्ट्रोक्यूशंस एंड कोलिशंस। इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब समझ रहा होगा आपको समझ में आ रहा होगा क्या है इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब? ये वर्ड से शॉक लग जाना, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाना। ठीक है। रिकमेंडेशन क्या है मतलब क्या रिकमेंड किया गया है इस बेसिकली SAIE के द्वारा? तो स्ट्रेंथन करना है कॉरिडोर्स को और कनेक्ट करना है, साथ ही रेस्टोर करना है हैबिटेट्स को और इम्प्रूव करना है प्रोटेक्शन और स्ट्रेटेजाइज करना है और मिटिगेट करना है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को। अब देखो एशियन एलिफेंट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। लार्जेस्ट लैंड मैमल है ऑन एशियन कंटिनेंट। साथ ही साथ दे इनहैबिट ड्राई टू वेट फॉरेस्ट और ग्रासलैंड हैबिटेट इन 13 रेंजेस कंट्री। आप कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो एलिफेंट जो है आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर जो लीड करता है बाय मैट्रियार्क अ फीमेल लेड द ग्रुप। साथ ही साथ दे हैव द लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड ऑफ एनी मैमल मतलब कितना 22 मंथ मतलब 22 मंथ ही प्रेग्नेंट रहते हैं। रोल ऑफ एलिफेंट इन इकोसिस्टम में देखा जाए तो क्रिएट करता है पाथवे फॉर अदर एनिमल्स इन डेंस फॉरेस्ट जो क्रिएट करता है क्रिएशन ऑफ माइक्रो इकोसिस्टम और सीड डिस्पर्सल मेंटेनिंग फॉरेस्ट डाइवर्सिटी। फिर कंजर्वेशन स्टेटस आप देखते हो तो एंडेंजर्ड है इन IUCN रेड लिस्ट, फिर लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और लिस्टेड इन अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स। अब देखो इंडिया वुल्फ कैनिस लुपुस पैलिप्स। देखो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने पहली बार इवेल्युएट किया है इंडिया वुल्फ को सेपरेटली एज अ पोटेंशियल डिस्टिंक्ट स्पीसीज विद कैनिस जीनिस। ठीक है, मतलब कैनिस जीनिस के अंतर्गत वुल्फ को इंडियन वुल्फ को सेपरेटली एज अ डिस्टिंक्ट स्पीसीज घोषित कर रहे हैं। देखो जीनिस करेंटली हैज़ अ 7 स्पीसीज। जीनिस के पास कितना है? टोटल 7 स्पीसीज है, रिकॉग्नाइज किया गया है IUCN के द्वारा। विद द इंक्लूजन ऑफ इंडियन वुल्फ दिस विल बी द 8th रिकॉग्नाइज्ड स्पीसीज ऑफ जीनस। अब देखो इंडियन वुल्फ का हैबिटेट अगर आप देखते हो मतलब ये कहाँ रहते हैं? तो थॉर्न फॉरेस्ट में, स्क्रबलैंड में, एरिड रीजन में, सेमी एरिड ग्रासलैंड में, हैबिटेट्स में इन इंडिया में, फ्यू फाउंड इन पाकिस्तान, कुछ पाकिस्तान में पाए जाते हैं। साथ ही साथ इज वन ऑफ द सबसे कॉमन लार्ज कार्निवोरस जो है जो एग्रो पैस्टोरल रीजन में
पाए जाते हैं ऑफ सेमी एरिड इंडिया, ठीक है, मतलब नॉर्मल सेमी एरिड रीजन में, एग्रो पैस्टोरल रीजन में जहाँ लोग भी रहते हैं वहाँ पे पाया जाता है। 3 ईयर्स देखते हो तो हैबिटेट लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट विथ ह्यूमंस हो रहा है एंड डिजीजेस हो रहा है। कंजर्वेशन स्टेटस देखोगे तो वल्नरेबल है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंतर्गत। अब देखो ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर ऑन कैमल्स प्रोपोजेस नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव NCSI। NCSI जहाँ आ जाए आपको याद रखना है, नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव है। ये ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर है जो बेसिकली प्रिपेयर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के द्वारा। किसके लिए, तो कंसल्टेशन विद द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ कंसल्ट करके बेसिकली बनाया गया है। अब देखो इस पॉलिसी पेपर का अगर आप देखोगे की हाईलाइट तो इंडिया का कैमल पॉपुलेशन जो है ना वो डिक्लाइन करता है बाय मोर देन 75% सिंस 1970। 1970 की कंपैरिजन में इंडिया का पॉपुलेशन जो है कैमल का वो घटता गया है एज इन 75%। फिर ड्राइवर्स ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन, क्यों मतलब व्हाट आर द की फैक्टर्स दैट आर फेवरिंग डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, मतलब क्यों हो रहा है भाई। देखो डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल इकोनॉमिक यूटिलिटी में लॉस ऑफ ग्रेजिंग लैंड नहीं है, मतलब पालने पोसने का एरिया नहीं मिल रहा है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, डेजर्टिफिकेशन है, इन्वेसिव स्पीशीज है, प्रोलॉन्ग ड्राउट है एक्सेट्रा। फिर रेस्ट्रिक्ट लीगल फ्रेमवर्क, अंडर डेवलप्ड मार्केट फॉर कैमल प्रोडक्ट एक्सेट्रा। स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन देखोगे तो लॉन्च किया गया है नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव NCSI के द्वारा। सिक्योर करता है ग्रेजिंग राइट्स को, स्ट्रेंथन करना है कैमल डेयरी वैल्यू चेन्स को, साथ ही साथ रिवाइव करना है कैमल बेस्ड टूरिज्म को, और इंट्रोड्यूसिंग द वेटरनरी एंड जेनेटिक कंजर्वेशन प्रोग्राम। अब कैमल के बारे में देखते हैं तो एक बार रिवर्स किया है, वंस रिवर्स्ड अ शिप ऑफ डेजर्ट, मतलब वन रिवर्स्ड एज शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल जो है वो एक्सेप्शनली सूटेड है ड्राईलैंड इकोसिस्टम के लिए और प्राइमरली रियर्ड 90% इन राजस्थान एंड गुजरात, मतलब 90% कैमल आपको कहाँ मिलेंगे, राजस्थान और गुजरात में। उसके बाद पैस्टरलिस्ट जो कम्युनिटीज जो हैं वो एसोसिएटेड कैमल रियरिंग इंक्लूड्स रायखा, रबारी, फकीरानी जाट्स एंड मंगनियार कम्युनिटीज़। ये लोग कम्युनिटी हैं जो बेसिकली पालन पोषण ऑफ कैमल करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखोगे तो ये सर्वाइव डे विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पूरा दिन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर भी सर्वाइव कर सकते हैं। ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस, फीड्स ऑन थॉर्नी फॉरेस्ट प्लांट स्पीशीज़। फिर कैमल जो है मतलब कैमल का हम्प जो है स्टोर फैट्स जो प्रोवाइड करता है एनर्जी जब फूड जो मतलब स्केयर व्हेन फूड स्केयर्स एंड दे स्टोर वाटर इन देयर ब्लड सेल्स नॉट देयर हम्प, मतलब वो हम्प में अपना ब्लड वाटर नहीं स्टोर करते हैं, ठीक है, वो ब्लड में स्टोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ब्लड सेल में, अब देखो रोल ऑफ कैमल देखते हैं तो इकोलॉजिकल रोल में देयर लो वाटर नीड्स, सेलेक्टिव ग्रेजिंग हैबिट्स एंड सॉफ्ट पैडेड हूव जो है हेल्प करते हैं मेंटेन वेजिटेटिव डाइवर्सिटी और प्रिवेंट करते हैं डेजर्टिफिकेशन से। कैमल डंग जो है वो एनरिच है सॉइल इन एरिड रीजन में कैमल डंग जो है मतलब एक्सक्रीटा वो क्या करता है, वो एनरिचेस है। अब देखो एनरिच सॉइल कैपेसिटी, ठीक है। अब देखो की कैमल ब्रीड्स इन इंडिया में सबसे पहले सिंगल हम्ड ड्रोमेडरी कैमल, ये बीकानेरी या फिर जैसलमेरी मेवारी राजस्थान में या फिर कच्ची एंड कराई इन गुजरात में मिलता है। फिर डबल हम्ड बैक्टेरियन कैमल ये लद्दाख में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, इंडिया का डुगोंग सी काउ जो है ना कंजर्वेशन रिजर्व रिकॉग्नाइज्ड बाय IUCN। देखो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने अडॉप्ट किया है ए मोशन जो रिकॉग्नाइज करेगा इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, कहाँ पे, पाक बे, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025। देखो ये प्रमोट करेगा डुगोंग को जो मतलब उसका कंजर्वेशन, और IUCN जो है इनकरेज करेगा एक्सटेंडिंग द इंडियन मॉडल टू अदर पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशियन एंड सिमिलर हैबिटेट्स इन द वर्ल्ड। आप लोगों ने डुगोंग को एज इन देखा भी होगा, ये बहुत UPSC टॉपिक, बहुत मतलब UPSC का टॉपिक में ये बहुत हॉट टॉपिक रहा है। डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व देखोगे तो बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया है 2022 में, ये बाई तमिलनाडु गवर्नमेंट अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, कवर करता है 448.34 स्क्वायर किलोमीटर इन नॉर्दर्न पार्क बे। साथ ही साथ द रीजन जो है इज होम टू ओवर 12,250 हेक्टर्स ऑफ सी ग्रासेस मेडो। और सी ग्रासेस जो है आर सपोर्ट मतलब सी ग्रासेस ऑल्सो सपोर्ट अ होस्ट ऑफ अदर मेरीन स्पीसीज मेकिंग द रिजर्व इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंट। सी ग्रासेस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में, मतलब कार्बन कंजर्वेशन। अब देखो सी काउ डुगोंग के बारे में जानते हैं तो ओनली मरीन हर्बीवोरस है, मतलब ये हर्बीवोरस, ये आपको ध्यान रखना है,
ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं मैमल दैट डिपेंड्स ऑन सी ग्रासेस। डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो इंडिया अपार्ट फ्रॉम पाक बे हाईएस्ट, मतलब पाक बे में हाईएस्ट है। इट्स ऑल्सो फाउंड इन गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ। पॉपुलेशन आप देखोगे तो लगभग 200 है। थ्रेटेड कैसे, मतलब थ्रेट क्या है इसका, तो हैबिटेट डिग्रेडेशन, हंटिंग और अनइंटेंशनल कैप्चर जो है उसके कारण इसका पॉपुलेशन जो है घटता जा रहा है। आईसीएन रेड लिस्ट के स्टेटस वल्नरेबल में आता है और लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब देखो सेंट्रल एशियन मैमल इनिशिएटिव CAMI, ये बेसिकली सेंट्रल एशियन कंट्री ने मतलब एक साथ आके अंडर कैमी टू प्रोटेक्ट 17 शेयर्ड स्पीसीज लाइक सगाई, बुखारा, डियर एक्सेट्रा, उसको ये क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। अब देखो सेंट्रल एशियन मैमल इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया गया था 2014 में एट 11th मीटिंग ऑन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP11 टू कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। ऑब्जेक्टिव इसका देखोगे तो कोऑर्डिनेट करना है कंजर्वेशन एफर्ट को फॉर 17 की माइग्रेटरी मैमल्स स्पीशीज इन सेंट्रल एशिया। अब देखो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO ने कांग्रेस कॉल फॉर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस ये कॉल करता है फॉर एक्सलरेटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, EW फॉर ऑल। देखो EW फॉर ऑल, वार्निंग फॉर ऑल इनिशिएटिव ये है क्या, ये बेसिकली एम करेगा, इंश्योर करेगा यूनिवर्सल प्रोटेक्शन किसके लिए, फॉर फ्रॉम हैजार्डस हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल और रिलेटेड इन्वायरमेंटल इवेंट्स जैसे कि लाइफ सेविंग मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम बाय 2027 लॉन्च किया गया है एट COP27 यूनिसेफ इन 2022 बाय UN सेक्रेटरी जनरल। मतलब फिर से लॉन्च किया गया है UNFCCC इन 2022 बाय UN सेक्रेटरी काउंसिल। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बेसिकली जॉइंटली लेड किया गया बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब WMO, UN, सॉरी कहाँ गया, हाँ, ऑर्गेनाइज किया, जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है, मतलब लेड किया गया है भाई WMO, UNDRR, फिर ITU एंड IFRC। अब कवरेज आप देखोगे तो बेसिकली इनिशियली ये फोकस करता है 30 रिस्क कंट्री में, मतलब EW फॉर ऑल जो है हैज सिंस एक्सपेंडेड टू मोर देन 100 पार्टिसिपेटिंग नेशंस। अब देखो एक बार EW फॉर ऑल मतलब अर्ली वार्निंग फॉर ऑल जो है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो 4 पिलर है ऑफ मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम का। तो डिजास्टर रिस्क नॉलेज, मतलब कलेक्ट करता है डेटा और कंडक्ट करता है रिस्क असेसमेंट टू इंक्रीज द नॉलेज ऑफ हैजार्ड वल्नरेबिलिटी एंड देयर इवॉल्विंग ट्रेंड्स को ये लेड किया गया बाय UNDRR, मतलब यूनियन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, फिर डिटेक्शन, ऑब्जर्वेशन, मॉनिटरिंग, एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, डेवलप एंड सस्टेन ऑपरेशनल कैपेसिटी किसके लिए, फॉर हैजार्ड मॉनिटरिंग, फोरकास्टिंग और डिलीवरी करना है अर्ली वार्निंग सर्विसेज को। लेड किया गया है भाई वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वार्निंग डिसेमिनेशन और कम्युनिकेशन में कम्युनिकेट करता है रिस्क इन्फॉर्मेशन को इफेक्टिवली सो टू इट रीचेस ऑल द रिलेवेंट यूजर्स एंड कम्युनिटीज एट रिस्क। लीड किया गया भाई इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा। प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज में देखा गया है कि बिल्ड करता है नेशनल कम्युनिटी लेवल कैपेबिलिटीज को जो रिस्पॉन्ड करेगा इफेक्टिवली टू वार्निंग देयर रिसीव्स। ये लीड किया गया IFRC के द्वारा। ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी है। अब देखो अबाउट अर्ली वार्निंग सिस्टम EWS। तो EWS जो है वो इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ हैजार्ड मॉनिटरिंग है जो फोरकास्ट करेगा डिजास्टर रिस्क असेसमेंट को और कम्युनिकेशंस एंड प्रिपेयर्डनेस जो एम करेगा एट इनेबलिंग अर्ली एक्शन जो सेव एंड प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड एंड एसेस करेगा पीपल एट रिस्क। नीड क्या है फॉर अर्ली वार्निंग, ये डैमेज जो द डैमेज कॉस्ट बाय डिजास्टर कैन बी रिड्यूस्ड बाय 30%। तो देखो जो डिजास्टर के कारण जो डैमेज हो रहा है ना उसको आप कितना घटा सकते हो, तो लगभग 30% तक घटा सकते हो इफ़ अर्ली वार्निंग जो इशूड किया गया है विद इन 24 आवर, मतलब 24 आवर के अंतर्गत अगर अर्ली वार्निंग को इशू किया गया है तो आप डिजास्टर को लगभग 30% तक घटा सकते हो। डिजास्टर मोर्टेलिटी इज 6 टाइम हायर एज नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड इन 4 टाइम्स higher in country with limited multi-hazard early warning system. Economic damage देखोगे for extreme weather events continues to surge with over $4 trillion in losses globally since 1970. अरेबियन सी मिनी वार्म पूल देखते हैं तो साइंटिस्ट ने अनकवर किया है अरेबियन सी मिनी वार्म पूल MWP। ये एक्ट करता है एज अ सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म जो हेल्प करेगा मॉनसून रिकवरी को फ्रॉम डिसरप्शन कॉस्ड बाय द प्रीवियस एल नीनो। ठीक है, अब देखिए अरेबियन सी मिनी वार्म पूल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ये बेसिकली ये स्मॉल पैच है ऑफ अनयूजुअल वार्म सी सरफेस टेम्परेचर। फिर से बताते हैं, अनयूजुअल वार्म सी सरफेस टेम्परेचर के कारण ये बेसिकली एक स्मॉल पैच है और इन कहाँ पे, अरेबियन सी में, जो स्पेशली इन द सदर्न पार्ट नियर केरला कोस्ट के
तरफ देखा गया है। वार्म पूल जो है एक, इसको क्या मतलब डिफाइन किया गया है, ए बॉडी ऑफ वेरी वार्म वाटर जो टिपिकली विथ सी सरफेस टेम्परेचर एक्सटीडिंग कितना है 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फ्लुएंस करने में रीजनल क्लाइमेट को और वेदर पैटर्न को। ड्यूरेशन आप देखते हो बेसिकली तो फॉर्म्स एवरी ईयर ड्यूरिंग द अप्रैल एंड मे और जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ इंडियन समर मानसून। ठीक है, अब देखो मैत्री 2, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने ग्रांट किया है अप्रूवल ऑफ मैत्री 2। ये न्यू सर्च स्टेशन है ईस्टर्न अंटार्कटिका में, ये आपको ध्यान रखना है। ये बेसिकली विल बी इंडियाज 4th रिसर्च बेस्ड एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल बाय जनवरी 2029। साथ ही साथ इट वुड बी स्पेशलाइज्ड एज अ ग्रीन रिसर्च बेस पावर्ड यूजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और सोलर एंड विंड एंड वुड हैव अ ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। इंपॉर्टेंस क्या है अंटार्कटिक रीजन का या फिर अंटार्कटिका रीजन का, ये वर्ल्ड का नेचुरल लेबोरेटरी है। साथ ही साथ इट इज़ 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जो होल्ड करता है की, जो अंडरस्टैंड मतलब इट होल्ड्स की टू अंडरस्टैंडिंग अर्थ क्लाइमेट एंड ओशियन सिस्टम। मतलब कैसे आप अर्थ के क्लाइमेट और ओशियन सिस्टम को अंडरस्टैंड करो, जो एक्ट करेगा एज नेशनल ट्रैकर ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। मतलब ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को आप कैसे टैकल करोगे उसका ये ट्रैकर है। अब देखो नेचुरल रिसोर्सेज में देखा जाए तो ये होल्ड करता है नियरली 75% ऑफ अर्थ फ्रेश वाटर रिजर्व्स। कितना? 75% ऑफ फ्रेश वाटर रिजर्व्स और हाउस एविडेंस ऑफ एडिबल एल्गी और मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ फिश इंक्लूडिंग द डिस्कवरी ऑफ आयरन एंड कॉपर। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस आप देखते हो तो ओवरलैप करता है टेरिटोरियल क्लेम को, चाइना का एक्सपेंशन एंड डुअल यूज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रेज करता है ग्लोबल कंसर्न। अब देखो इनिशिएटिव क्या है इंडिया का अंटार्कटिका में, तो रिसर्च इनिशिएटिव देखा जाए तो इंडिया ऑपरेट करता है 2 एंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन में, मैत्री जो 1989 में है, भारतीय 2012 में और दक्षिण गंगोत्री 1983 से लेकर 1990 तक था। वो पहला था जो फिलहाल अभी नहीं है, मतलब ऑपरेशनल नहीं है। इंस्टीट्यूशन देखोगे तो द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च NCPOR जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस मैनेजेस इंडिया का पोलर मिशन। फिर से वह देख लेते हैं, मैत्री जो 1989 में आया था, भारतीय 2012 में और दक्षिण गंगोत्री का टाइम पीरियड से बता दिया गया है। ठीक है, और ये जो अभी हमारा जो होगा ये 4th होगा। अभी हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे मैत्री 2 है ना, और मैत्री 1 1989 में, थोड़ा ध्यान रखना है सब में, है ना। देखो लीगल फ्रेमवर्क क्या है, तो लीगल फ्रेमवर्क में देखा जाए तो इंडिया अंटार्कटिक एक्ट में 2022 में प्रोवाइड करता है नेशनल मेजर जो प्रोटेक्ट करेगा अंटार्कटिका एनवायरमेंटल इकोसिस्टम को। फिर ग्लोबल कमिटमेंट देखोगे तो इंडिया हैज़ बीन अ कंसल्टेटिव पार्टी इन अंटार्कटिक ट्रीटी सिंस 1983। उसके बाद 1959 में ट्रीटी जो है प्रमोट करता है पीसफुल यूज एंड स्पेसिफिक कोऑपरेशन या फिर साइंटिफिक कोऑपरेशन इन अंटार्कटिका। अब देखो नेक्स्ट है मड वोल्केनो। ये तो इंडिया का ओनली मड वोल्केनो कहाँ पे, भारतंग आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एरप्ट्स आफ्टर 20 ईयर। ठीक है, बारातंग आइलैंड। अब देखो मड वोल्केनो है क्या, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जहाँ पे मिक्सचर ऑफ मड वाटर और गैसेज होता है, मेनली मीथेन, समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है और नाइट्रोजन भी रहता है। ये एरप्ट करता है सरफेस क्रिएटिंग कोन लाइक स्ट्रक्चर और दे रीअसेंबल ट्रू वोल्केनो विदाउट मॉल्टेन लावा। साथ ही साथ मड वोल्केनो जो है वो जनरली एनकाउंटर करता है इन एरिया जहाँ पे नेचुरल गैस प्रेजेंट है, और एरप्शन जो है ये कॉज होता है बाय द प्रेशर फ्रॉम अर्थ टेक्टोनिक फोर्स और बाय एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन गैसेस। एज इन आपको कोलिशन, तो कोलिशन मतलब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपने पढ़ा होगा, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताया गया है ना 3 टाइप का कोलिजन होता है। एक होता है कॉन्टिनेंट कोलिजन, ओशियन कोलिजन और कॉन्टिनेंट एंड ओशियन कोलिजन। ठीक है, तो बेसिकली इससे एक फोल्ड माउंटेन होता है ना, इससे बेसिकली वॉल्केनिक इरप्शन होता है, इससे वॉल्केनिक इरप्शन होता है। अब देखो सॉरी मैंने गलत बोल दिया, कॉन्टिनेंट ओशियन और ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। ठीक है,